स्प्रिंट सीजन खासकर आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है जहां पर जिन बच्चों ने अभी तक तैयारी नहीं की थी ना, अब कर लीजिए। 98 और 99 तक पहुंचा सकता है इजीली, बशर्ते क्या है कि आपको इस लेक्चर को बहुत अच्छे से देखना है, इसको क्या सारे लेक्चर्स को बहुत अच्छे से देखना है, जितने भी स्प्रिंट्स के हो रहे हैं। स्टिल अगर कुछ रह जाता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन आपके पास है, आप चाहे तो जो मर्जी डाउट पूछ सकते हैं, हम आपके उन डाउट्स को जरूर सॉल्व करेंगे। तो हम देखेंगे कैसे अफ्रीका में क्वेश्चन बना, हम देखेंगे कैसे इंडिया में क्वेश्चन बना, इंडिया में प्रेम्बल का क्या वैल्यू, क्या फिलॉसफी, क्या थॉट है। मैं आज क्वेश्चन पर्सपेक्टिव से ही बात करने वाला हूं पूरे लेक्चर में कि आपको इस नजरिए से पूरे चैप्टर को देखना चाहिए। हम देखते नहीं है, बट आज मैं आपको वैसे ही समझाऊंगा कि एक चैप्टर में अगर यहां क्वेश्चन आ गया तो हम उसका आंसर कैसे लिखेंगे। हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी के? सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग फिट होंगे, फाइन होंगे और अपनी स्टडीज को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। स्प्रिंट सीजन खासकर आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है जहां पर जिन बच्चों ने अभी तक तैयारी नहीं की थी ना, अब कर लीजिए। ये वो मौका है जो आपको अपने एग्जाम में 95 प्लस नहीं, बल्कि मैं तो ये कहूंगा बच्चों 98 और 99 तक पहुंचा सकता है इजीली, बशर्ते क्या है कि आपको इस लेक्चर को बहुत अच्छे से देखना है, इसको क्या सारे लेक्चर्स को बहुत अच्छे से देखना है, जितने भी स्प्रिंट्स के हो रहे हैं, साथ ही साथ उन पर अपने जितने भी डाउट्स हैं उनको इकट्ठा करके तब लेक्चर देखिए तो ज्यादा बेहतर है। एक पेज पर अपने डाउट लिख लीजिए पर चैप्टर, उसके बाद लेक्चर को देखिए तो आपको शायद पूरी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। स्टिल अगर कुछ रह जाता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन आपके पास है, आप चाहे तो जो मर्जी डाउट पूछ सकते हैं, हम आपके उन डाउट्स को जरूर सॉल्व करेंगे। आज एक नया चैप्टर जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, यानी कि संविधान की रचना जो हुई है वो कैसे हुई। दो देशों का कंपैरिजन देखेंगे कि मतलब कंपैरिजन क्या, ऐसे देखेंगे कि भाई अफ्रीका में कैसे वो शुरुआत होती है, कैसे वो स्ट्रगलिंग हुई और फिर कैसे जाके एंड होता है जो क्वेश्चन के बनने से। वहीं हिंदुस्तान की बात देखेंगे क्योंकि लगभग चीजें सेम सी रहती है, क्योंकि जब भी मैटर कॉलोनीज का आता है, जब भी मैटर किसी यूरोपियन का आता है, जब भी मैटर किसी रूलर का आता है, तो उसने परेशान तो ऑब्वियसली वहां के नेटिव लोगों को किया होता है। नेटिव मतलब वहां के लोकल लोगों को, जैसे अंग्रेजों ने हमें किया, वहां यूरोपियन गवर्नमेंट ने अफ्रीकन को किया। कहानी सब कुछ वैसी ही है, हिस्ट्री एक जैसी रहती है। परेशान एक तरफा कोई करता है तो वो उनका ब्लड एक जैसा है, वो यूरोपियन वैसे ही सोच रखते हैं तो वो परेशान ही करते थे इधर। तो हम देखेंगे कैसे अफ्रीका में क्वेश्चन बना, हम देखेंगे कैसे इंडिया में क्वेश्चन बना, इंडिया में प्रेम्बल का क्या वैल्यू, क्या फिलॉसफी, क्या थॉट है, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारे प्रेम्बल में हो जिनसे क्वेश्चन डायरेक्टली बन सकता है। मैं आज क्वेश्चन पर्सपेक्टिव से ही बात करने वाला हूं पूरे लेक्चर में कि आपको इस नजरिए से पूरे चैप्टर को देखना चाहिए। हम देखते नहीं है, बट आज मैं आपको वैसे ही समझाऊंगा कि एक चैप्टर में अगर यहां क्वेश्चन आ गया तो हम उसका आंसर कैसे लिखेंगे, कैसे हम उस क्वेश्चन को सोचेंगे कि भाई ऐसा आया तो कैसे रहेगा। पूरे चैप्टर में बात करते रहेंगे, बने रहिएगा इस चैप्टर में। शुरुआत करते हैं किसकी? कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन की। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन जो है ना, सबसे इजी चैप्टर है, पूरी सिविक्स का सबसे इजी चैप्टर है। आपके वन शॉट पूरा लेक्चर रहने वाला है, वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। कैसे रहेगा? कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन है, आप सभी जानते हैं कि बहुत इजी सा चैप्टर आप लोगों को मैं बोल चुका हूं। क्या लिखा है यहां पर बहुत प्यार से पढ़ूंगा मैं, आपके साथ वक्त लूंगा। आज कुछ क्लिपिंग्स पे मैं आपके साथ वक्त लूंगा, जरूरी है ताकि आप लोगों के दिल तक ये चैप्टर बैठे। आई हैव फॉट अगेंस्ट व्हाइट डोमिनेशन एंड आई हैव फॉट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन। एक ऐसे इंसान की बात हो रही है यहां पर, सोचिए, जो ये कह रहे हैं मैं ना तो ये चाहता हूं कि यूरोपियंस का डोमिनेशन रहे, मतलब यूरोप की ही चले, यूरोपियंस की चले, और ना ही मैं ये चाहता हूं कि अफ्रीकन यानी ब्लैक पीपल, जिनको वहां पे लोगों ने जो नाम दिया यूरोपियंस ने, उनकी चले। आई हैव चेरिश्ड द आइडिया ऑफ अ डेमोक्रेटिक नेशन एंड अ फ्री सोसाइटी इन विच पर्सन्स लिव टुगेदर, डेमोक्रेटिक पर्सन लिव टुगेदर इन अ हार्मनी विद इक्वल अपॉर्चुनिटीज। ध्यान दीजिएगा जो वर्ड्स मैंने मार्क किए हैं, डोमिनेशन किसी का नहीं चाहिए, आपको डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना है, फ्री सोसाइटी बनाना है, आपको एक साथ मिलकर रहना है, प्यार से रहना है, ये चीज की बात की जा रही है। बट इफ नीड्स टू बी, इट इज एन आइडियल फॉर विच आई एम प्रिपेयर टू डाई। और जरूरत पड़ी ऐसे डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने के लिए तो मैं मर भी जाऊंगा। ये किसी महापुरुष की वाणी है, ये किसी महापुरुष यानी किसी एक नेक दिल इंसान ने ऐसी बातें की हैं कि भाई मैं एक ऐसा देश चाहता हूं जहां पर सब लोग बराबर हो, प्यार से रहे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो और किसी का डोमिनेशन ना रहे, ना आपका ना इनका, सब लोग इक्वालिटी रहे। तो ये बात कही है किसने? नेल्सन मंडेला जी ने। नेल्सन मंडेला जी की अगर मैं बात बताऊं तो ये क्या है, ये भाई साहब आपको पता चलेगी आगे चल के कि इन्होंने अपार्थाइड सिस्टम, अब अपार्थाइड क्या है वो भी मैं बताऊंगा, अभी फिलहाल ये समझ लो कि चलो बता ही देते हैं।
भाई अफ्रीका में सीधी सी बात यह है कि गोरे और काले का वो चल रहा है, विरोध चल रहा है। गोरे काले का विरोध कर रहे हैं, काले गोरे का विरोध कर रहे हैं। इस तरह की राजनीति है। इस तरीके का सिस्टम, जब आपको रंग के बेस पर कि आप काले हैं इधर रहिए, आप गोरे हैं आप इधर रहिए, जब इस प्रकार इस तरीके का डिवीजन किया जाए तो उसे अपार्थाइड सिस्टम कहते हैं, अपार्थाइड रिजाइम कहते हैं। अपार्थाइड का मतलब है कलर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। जब आप गोरे काले की राजनीति करें तो उसे अपार्थाइड सिस्टम कहते हैं। यह अफ्रीका में हो रहा था। कौन कर रहा था? यूरोपियंस कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनको अपने आप को सुपीरियर दिखाना था, बाकियों को इंफीरियर दिखाना था। कहां से आए यूरोपियंस? भाई रूल करने आए थे यूरोपियंस। कैसे आए? शुरुआत में ट्रेडर बन के आए, वहां पे रूलर बन गए बाद में। ठीक है भाई साहब, नेटिव जो लोकल अफ्रीकन है उनको पसंद नहीं आया, खिलाफत कर दी। खिलाफत कर दी किसने करी? नेल्सन मंडेला और कई नेताओं ने करी। पर प्रॉब्लम क्या होती है, अब हिट लिस्ट में जो है नेल्सन मंडेला आते हैं, 7 अदर लीडर्स आते हैं। हिट लिस्ट में आने के बाद क्या होता है, नेल्सन मंडेला को उठाकर एक आइलैंड पर जो है जेल में भेज दिया जाता है। सुनसान एकदम, चारों तरफ पानी है, जेल में भेज दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, बहुत ज्यादा विरोध होते हैं। तो एक ये समझ लीजिए कि एक अफ्रीकन नेशनल मतलब एक टीम, पूरी ऑर्गेनाइजेशन, जो एक पार्टी जो है विरोध करती है यूरोपियंस का। उसके बाद क्या होता है, अब यूरोपियंस को एक बात समझ में आ जाती है। क्या समझ में आती है? कि अब हम यूरोपियंस को दबा नहीं पा रहे, अफ्रीकन्स को दबा नहीं पा रहे। क्यों नहीं दबा पा रहे? हर जगह विरोध हो रहा है, हर जगह हमारा अपोज हो रहा है। तो ऐसे में इनको कब तक सप्रेस कर पाएंगे? थोड़े समय तक, एक दिन तो घड़ा फूटेगा। तो क्या करें, चलो भैया इनकी बातें मान लेते हैं। मान ली बात, ठीक है, चलो नेल्सन मंडेला को बाहर ले आते हैं। ठीक है, बाहर लिया है, जेल से लिया है। 28 साल जिंदगी के जेल में बिताने के बाद व्यक्ति को बाहर लाया जाता है। लिया है बाहर, ठीक है, चलो भाई नेल्सन मंडेला ने बोला अब संविधान बनाते हैं नया। ठीक है, बना लेते हैं। तो कैसा संविधान? इक्वल संविधान, इक्वल अपॉर्चुनिटी वाला संविधान। मतलब गोरे को भी इज्जत, काले को भी इज्जत, ना तुम्हारे राइट ज्यादा ना तुम्हारे राइट्स कम। ठीक है, गोरों को समझाया। तुम क्या चाहते हो कि भाई कल को हम पर दबाव ना बना रहे, तुम्हारा संविधान हो जाएगा, मेजोरिटी किसकी है? तुम्हारी है, तुम हमको दबा दोगे। तो क्या चाहते हो? म्यूचुअल ट्रस्ट चाहिए। ठीक है, हो जाएगा। और क्या चाहिए? सेट ऑफ रिटर्न रूल्स। क्या करोगे? सेट ऑफ रिटर्न रूल्स मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बना के भाई लिख के दो कि कल को तुम मुकर गए तो संविधान में लिखा रहना चाहिए। यही इस टॉपिक में होने वाला है। मैंने पूरा ब्रीफिंग कर दिया आपको, अब पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए। नेल्सन मंडेला और 7 अदर लोग, नेता तो बहुत थे, पर नेल्सन मंडेला जी के साथ 7 नेताओं ने मिलकर किसका अपोज किया? दे अपोज्ड अपार्थाइड रिजाइम। अपार्थाइड रिजाइम समझ में आ गया? कलर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, कलर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन स्कीम, कलर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन स्कीम। एक लाइन में आप चैप्टर का लगभग आधा काम इस स्टोरी का समझ चुके हैं। कलर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं अपार्थाइड रिजाइम। तो देखेंगे कौन कर रहा था? बाय द व्हाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट कर रही थी। नतीजा क्या हुआ इसके अंदर? इसका नतीजा यह हुआ कि जब नेल्सन मंडेला और अदर लीडर्स ने ये यूरोपियंस के खिलाफ, साउथ अफ्रीकन गोरों के खिलाफ जब आवाज उठाई, तो उन लोगों ने नेल्सन मंडेला और अदर नेताओं को उठाकर जेल कर दी। लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट दे दिया कि आजीवन कारावास में रहोगे, जेल में बंद रहोगे। किस लिए रहोगे? क्यों रहेंगे? बिकॉज उनको बोला गया कि आपने देशद्रोह किया है, आप देश में बंटवारा कर रहे हैं, देश में देशद्रोह कर रहे हैं। ट्रेजन, देशद्रोह का आरोप लगाकर 1964 में इन्हें जेल भेज दिया गया। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे उन्होंने अपने 28 साल जिंदगी के रोबन आइलैंड पे गुजारे। रोबन आइलैंड मतलब वहीं पर एक जेल थी, उसमें वहां पर उनको अपना जीवन के 28 साल गुजारने पड़े। क्लियर है? नेल्सन मंडेला है, अपोजिशन कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। किसका अपोज कर रहे हैं? व्हाइट अफ्रीकन गवर्नमेंट, जो साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट थी उसका कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपार्थाइड रिजाइम के पॉलिसी चला रखी है जो कि नेल्सन मंडेला को पसंद नहीं आ रही है। पूरे देश में बॉयकॉट अपार्थाइड लग रहा है। अपार्थाइड सिस्टम क्या है? मैंने बताया, सरकार की ऑफिशियल पॉलिसी जिस पर लिख के दिया गया कि गोरे इस तरफ रहेंगे, काले इस तरफ रहेंगे। गोरे इन चीजों का यूज कर सकते हैं, काले इन चीजों का यूज कर सकते हैं। जिस टैक्सी, जिस बस, जिस होटल, जिस मोटल, जिस सिनेमा हॉल, जिस स्विमिंग पूल, जिस चर्च का यूज गोरे करेंगे, उसका यूज ब्लैक नहीं कर सकते। यहां तक कि जिन इलाकों में गोरे लोग रहते हैं वहां पर व्हाइट ब्लैक लोग जो है काम करने भी नहीं जा सकते। जाना है तो परमिट लेके जाना है, अदरवाइज जा भी नहीं सकते। दिस इज द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ सेग्रीगेशन या फिर अपार्थाइड रिजाइम की। तो ऑफिशियल पॉलिसी थी जिसमें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल मतलब ये कलर भेद की नीति, वो की गई थी। एंड ब्लैक्स के साथ बुरा बर्ताव किया जाता था। इल ट्रीटमेंट मतलब बैड बिहेवियर किया जाता था। कौन करता था बच्चों? व्हाइट अफ्रीकन गवर्नमेंट कर रही थी। व्हाइट अफ्रीकन गवर्नमेंट कर रही थी। ठीक है, कैसे? ऐसे बोर्ड लगा दिए जगह जगह, कॉशन बिवेयर ऑफ नेटिव्स, जैसे हमारे घर के बाहर लिखा होता ना बिवेयर ऑफ डॉग्स, ऐसे यहां पे लिख दिया, उनसे सावधान। भाई क्यों सावधान? देश इनका है। तो गलत हो रहा है ना, कब तक कर पाएंगे? तो स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड शुरू होता है।
स्ट्रगल अपार्थाइड शुरू होता है 17वीं और 18वीं सेंचुरी, 17 और 18 सेंचुरी में आप देखेंगे यूरोपियंस जो है अफ्रीका आते हैं, ऐसा ट्रेडिंग कंपनी बनकर ट्रेड करने व्यापारी बनकर आए हैं, है ना। उसके बाद क्या करते हैं, धीरे धीरे वहां पर आकर सेटल होना शुरू हो जाते हैं, ट्रेडर बनकर सेटल हो रहे, व्यापार करने आए साहब, 10 दिन रहेंगे, 1 महीना रहेंगे, 1 साल रहेंगे, ठीक है भाई हो जाओ सेटल। और बाद में दे बिकेम द लोकल रूलर्स, और धीरे धीरे नेता बन गए, धीरे धीरे शासक बन गए, रूलर्स बन गए। और उसके बाद उन्होंने शुरू करी अपनी अपार्थाइड पॉलिसी। जब उनका सिक्का जमने लगा तो दे स्टार्टेड अपार्थाइड सिस्टम, उन्होंने किया जिसके तरह क्या करते थे, जिसके तहत वो डिवाइड करते थे लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर, कि तू काला है मैं गोरा हूं, मैं काला हूं तू गोरा, इस तरीके की नीति स्टार्ट हो चुकी थी। अफ्रीकन को क्या प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपसे पेपर में पूछा जाए व्हाट वर द इश्यूज दैट वर फेस्ड बाय अफ्रीकन्स और व्हाट वर द इश्यूज ऑफ अफ्रीकन्स ड्यूरिंग द व्हाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट रूलिंग कह लीजिए या फिर उनका एरा कह लीजिए, उनके टाइम पीरियड में क्या दिक्कतें रही, तो देखिए जो लोकल पीपल थे उनको दिक्कत थी। दिक्कत क्या थी कि उनकी पॉपुलेशन 3/4 थी, मतलब अगर 4 लोग टोटल हैं तो इनमें से 3 लोग जो है वो कौन थे, अफ्रीकन थे। कौन थे, अफ्रीकन थे। बचा कौन, 1 पीपल। 1 कौन था बच्चों, 1 था व्हाइट पीपल। तो मेजोरिटी किनकी, ब्लैक्स की। उन्हीं 3/4 पीपल को यूरोपियंस लोग जो है क्या कहते थे, ब्लैक्स कहते थे। वो उन्हें बुरे की तरह ट्रीट करते थे और क्या करते थे, दे हैड नो वोटिंग राइट्स, उनको वोटिंग राइट्स भी नहीं थे। चलिए इसके अलावा ये तो हो गया व्हाइट और ब्लैक्स, तो क्या और लोग भी थे, यस। इन दोनों ग्रुपों के अलावा वहां पर कुछ और कलर के लोग भी थे जिन्हें मिक्स्ड कलर के पीपल कहा जाता था, जिन्हें कलर्ड पीपल कहते थे, जो कि हमारा रंग जैसे कि लोग वहां पर जो पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया, भाई कलर कई प्रकार के होते हैं, एक ब्रिटिश कलर होता है, एक थोड़ा सा उससे और लाइट कलर, एक गोरा, एक बिल्कुल काला, तमाम तरह के कलर है। तो स्कीम इस तरीके से बनाई गई कि भाई व्हाइट जो है वो टॉप पर रहेंगे और ब्लैक्स जो है सबसे बॉटम पे रहेंगे और बाकी के जो इनके बीच में है वो कौन है, कलर्ड पीपल रहेंगे, क्योंकि ये ना तो प्रॉपर काले हैं ना प्रॉपर गोरे हैं, तो ये बीच में है, ठीक है। सो नॉन व्हाइट जो है क्या करते हैं, इन सब में से किसी को वोटिंग अधिकार नहीं, सबको क्या समझा जा रहा है, इंफीरियर समझा जा रहा है। सो हाउ कैन वी से दैट अपार्थाइड सिस्टम वाज पर्टिकुलरली ऑप्रेसिव फॉर द ब्लैक्स। आपके पेपर में आ जाए कि कैसे हम ये कह सकते हैं, हाउ कैन वी से दैट कि जो अपार्थाइड सिस्टम था वो स्पेशली ब्लैक्स के लिए था, उनको दबा रहा था। तो कैसे कहेंगे, सुनिए भाई, ब्लैक्स को फॉरबिडन कर दिया गया, मतलब उनको मना कर दिया गया। क्या मना कर दिया गया, आप व्हाइट एरिया में नहीं रह सकते, ओके, आप व्हाइट एरिया में काम नहीं कर सकते, इफ यू वांट टू गो तो गो विद द परमिट, आप परमिट के साथ जाइए। फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएशन नहीं बना सकते, कोई ग्रुप, कोई प्रोटेस्ट, कोई कुछ नहीं, है ना। दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्चेस, जिन चर्चों में यूरोपियंस जाते हैं उनमें आप नहीं जा सकते। मुझे एक बात बताओ, वो चर्च बना तो अफ्रीका की जमीन पे था, जहां उसमें रहे गोरे हैं, तो गोरों का ऑप्रेसिव हो रहा है ना ये तो पॉलिसीज, है ना। सेपरेट टैक्सी रहेंगे, स्कूल रहेंगे, स्विमिंग पूल रहेंगे, क्लब्स रहेंगे, हॉस्पिटल रहेंगे, सब कुछ अलग, तो नहीं ऑप्रेसिव है ना, ऑप्रेसिव। आगे बढ़िए। अब ऐसे में क्या होता है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जैसे एक पार्टी, एक ऑर्गेनाइजेशन, वो संस्था खड़ी होती है। ये क्या करती है, ये पहली बात तो समझ लीजिए, एक आपकी बुक में लिखा हुआ अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। अम्ब्रेला मतलब एक मेन ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर छोटी छोटी पार्टियां, बहुत सारे लोग जुड़ेंगे। तो ये मेन ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इस सेग्रीगेशन पॉलिसी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेग्रीगेशन हियर, सेग्रीगेशन मींस द डिवीजन और द रेशियल पॉलिसी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी ऑफ द व्हाइट अफ्रीकन गवर्नमेंट दैट डिवाइड पीपल ऑन द बेसिस ऑफ कलर, दैट इज ब्लैक और व्हाइट। इस तरह की पॉलिसी के खिलाफ आवाज उठाई, है ना। उसको सपोर्ट किया कई सारे वर्कर यूनियन ने, कई सारी कम्युनिस्ट पार्टी ने सपोर्ट किया, है ना। और बाद में आप देखेंगे इसमें कुछ व्हाइट अफ्रीकन लोग भी जुड़ जाते हैं जिनको थोड़ी बहुत भी सेंसिटिविटी थी लोगों के प्रति कि ब्लैक्स के साथ गलत हो रहा है। ऐसे लोग व्हाइट अफ्रीकन गवर्नमेंट का साथ छोड़कर इनका साथ देते हैं, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के साथ जो पार्टी जुड़ जा रहे हैं, बहुत सारे लोग हो जा रहे हैं। अब क्या होता है, अब तैयारी सबके मन में एक ही चीज चल रही है कि हमें एक संविधान बनाना चाहिए जिसमें हमारे भी राइट्स की बात हो, जिसमें हमें भी कुछ प्रिविलेजेस मिले। तो जब आपसे पूछा जाए कि टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत कैसे हुई, तो देखिए शुरुआत में सबसे पहले प्रोटेस्ट और स्ट्रगल हो रहे हैं अपार्थाइड के खिलाफ, वो धीरे धीरे क्या होते गए, इंक्रीज होते गए। बाद में गवर्नमेंट को रियलाइज होता है कि अब वो ज्यादा दिन तक दबा नहीं पाएंगे अफ्रीकन को, दे कुड नॉट kept the blacks under their rule through repression। ये जो दबाव की पॉलिसी है इससे दबा नहीं पाएंगे ज्यादा दिन तक। तो क्या हुआ फिर एज ए रिजल्ट क्या होता है, इन सबको देखते हुए ब्रिटिशर्स को रियलाइज हो गया कि अब कुछ हो नहीं सकता। इसलिए जो सेग्रीगेशन पॉलिसीज के जो लॉज थे, जो सेपरेशन पॉलिसीज के रोल थे, उन्हें रिपील कर दिया गया। रिपील मतलब वापस ले लिया गया, ठीक है।
बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज था, कोई पार्टी में नहीं बना सकते, कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकते, कोई एसोसिएशन नहीं बना सकते हैं। और इसके साथ साथ सबसे बड़ा खेला तब खेला जब नेल्सन मंडेला जी को भी बाहर जेल से निकाल लिया गया। मुखिया बाहर आ चुके हैं तो संविधान की बात तो होनी होगी। तो आप देखेंगे 26 जुलाई 1994 को क्या होता है, न्यू नेशनल फ्लैग ऑफ साउथ अफ्रीका को फहरा दिया जाता है, नया झंडा साउथ अफ्रीका बना के फहरा दिया जाता है। अब से क्या होगा इस झंडा फहरने के बाद, अब से नो मोर अपार्थाइड। नो मोर अपार्थाइड मतलब अब से कोई गोरा काला नहीं, सब इक्वालिटी पर चलेंगे। फॉर्मेशन ऑफ मल्टी रेशियल गवर्नमेंट की शुरुआत की जाती है। मल्टी रेशियल मतलब इसमें कलर्ड पीपल भी रहेंगे, इसमें ब्लैक्स भी रहेंगे, इसमें यूरोपियन व्हाइट सरकार के लोग भी रहने वाले हैं। और इसी के चलते आप देखेंगे कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका एक ब्लैक पीपल जिनका नाम है नेल्सन मंडेला, इन्हें चुना जाता है। समझ गए? अब आप पूरी स्टोरी समझ में आ गई कि नहीं आ गई? पूरी स्टोरी समझ में नहीं आ गई भाई। उसके बाद जब नेता बन जाते हैं, संविधान की बात हो रही है, सरकार मल्टीरेशियल गवर्नमेंट बन चुकी है, तो अब ब्लैक पीपल, जो ब्लैक नेता थे, वो अपने लोगों से, ब्लैक लीडर्स टू ब्लैक पीपल रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे, मेरे साथियों, यूरोपियंस ने जो हमारे साथ किया सो किया, हम उनके साथ वो नहीं करेंगे, क्योंकि टिट फॉर टैट में हम विश्वास नहीं रखते हैं। दे अपील्ड टू फेलो ब्लैक्स, क्या कि इन्होंने जो कुछ गलत हमारे साथ किया भूल जाओ, कोई बात नहीं। हम एक ऐसा साउथ अफ्रीका बनाना चाहते हैं जहां पर सबको इक्वालिटी हो, बेस्ड ऑन इक्वालिटी, जहां पर सारे कलर के लोग, जहां पर सारी महिलाएं, जहां पे पुरुष, जहां पे सब कुछ एक बराबर हो, सबको जस्टिस मिले, सबको ह्यूमन राइट्स मिले। दे वांटेड टू ड्रॉ अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन। हम एक ऐसा संविधान बनाना चाहते हैं जिसमें ना गोरों को दिक्कत हो, ना महिलाओं को दिक्कत हो, ना ही ह्यूमन किसी को प्रॉब्लम हो, ना ही ब्लैक्स को प्रॉब्लम हो। इक्वालिटी बेस्ड जो है एक संविधान बनेगा। तो हमने क्या पढ़ा बच्चों अभी तक? हमने शुरुआत करी किससे? अपार्थाइड सिस्टम वाले से। सिस्टम समझते हो ना? समझते हो कि नहीं समझते हो? सिस्टम, अपार्थाइड रेजाइम से स्टार्ट करते हैं। अपार्थाइड सिस्टम क्या था एक्चुअल में? पॉलिसी थी, किसकी थी? व्हाइट्स गवर्नमेंट जो अफ्रीका की थी, क्या थी? सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर। ऑन द बेसिस ऑफ कलर, इस बेस पे क्या किया जाता था? इस बेस पे किया यह जाता था कि गोरे और काले को बांट दिया जाता था। क्या किया जाता था कि ब्लैक्स और व्हाइट्स, ठीक है, ये थी आपकी क्या? अपार्थाइड रेजिम। इस सेपरेशन में क्या किया गया? व्हाइट्स को टॉप पे रखा गया, ब्लैक्स को बॉटम पे रखा गया। तो मिड में कौन है? मिड में रहेंगे बाकी के लोग। कलर कहां रहे? मिड में, ठीक है। इस पूरी पॉलिसी का जो है अपोज करते हैं, अपोज्ड बाय ब्लैक्स, जिनकी पॉपुलेशन थी 3/4, और इस 3/4 के बाद भी प्लस नो वोटिंग राइट्स, नो वोटिंग राइट्स प्लस इल ट्रीटमेंट, ठीक है। इसी अपार्थाइड रेजिम में सेपरेट टैक्सीज, स्कूल्स, चर्चेज, स्विमिंग पूल्स, बसेस एटसेट्रा। व्हाइट्स का अलग, ब्लैक्स का अलग, ठीक है। जब इस चीज का अपोज किया गया तो जिस व्यक्ति ने ज्यादा नाम आप सुन रहे हैं, नेल्सन मंडेला जी, प्लस 7 अदर लीडर्स। नेल्सन मंडेला जी को उठाकर कहां भेज दिया गया? जेल, रॉबन आइलैंड पर। 28 ईयर्स वो वहां स्पेंड करते हैं, ठीक है। 20 ईयर्स वहां स्पेंड करते हैं। इस रिप्रेशन के चलते हुए जगह जगह पर क्या देखने को मिल रहा है आपको? प्रोटेस्ट होगा। क्यों हो रहा है प्रोटेस्ट?
प्रोटेस्ट के रीजन क्या है अगर आपसे पूछा जाए, क्यों हुआ, तो उसके लॉजिक रीजन में अगर आप देखेंगे तो ये नो वोटिंग राइट्स, इल ट्रीटमेंट, सेपरेशन ऑफ ये सब लिखेंगे। साथ ही साथ आपको देखेंगे नो प्रोटेस्ट अलाउड, नो फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अलाउड, नो मीडिया वाली चीजें अलाउड, ये भी अलाउड नहीं था, कुछ अलाउड नहीं था, है ना, ये कोई फॉर्मेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज, ये सब था। तो होता क्या है, जब नेल्सन मंडेला जी जेल में थे तो ऐसे में नेक्स्ट कमांड आती है किसके, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, एएनसी के। एएनसी क्या थी, एक मेन ऑर्गेनाइजेशन थी, क्या थी, एक मेन ऑर्गेनाइजेशन नहीं, जिसने क्या किया, प्रोटेस्ट किया, स्ट्रगल किया, और इसके रिजल्ट में क्या हुआ, अफ्रीकन्स को बात समझ में आ गई। फिर अफ्रीकन्स को क्या हो गया, अफ्रीकन्स एग्री टू ब्लैक्स, ठीक है, मानते हैं, क्या मानते हैं, क्या मानते हैं भाई। अब उन्होंने बोला बैन, किसी भी तरह का बैन हटा लेंगे, किसी भी तरह का बैन, इसमें सब कुछ, पॉलिटिकल पार्टीज, मीडिया, आपके ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन, सब कुछ हटा लेंगे, प्लस रिलीज्ड कौन, नेल्सन मंडेला, कौन, नेल्सन मंडेला। उसके बाद ये जब बाहर आए तो क्या बनाया, इन्होंने काम किया टुवर्ड्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, टुवर्ड्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई, चलिए अच्छी बात है, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई। जो कि कैसा कॉन्स्टिट्यूशन होगा, कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जहां पर इक्वालिटी की बात की गई, किसकी, चाहे वो ब्लैक्स के हो, चाहे वो व्हाइट्स के हो, चाहे वो ब्लैक्स के हो, चाहे वो व्हाइट्स के हो, ठीक है, चाहे वो वुमेन हो, हर ह्यूमन के राइट्स की बात की गई। और इस तरीके से जो है उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत करते हैं, जो कि एक ऐसा देश जो कभी किसी की गिरफ्त में था, आज एक ऐसे संविधान की बात कर रहा है जहां पर वो इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, चाहे वो अपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए हो, कलर्ड पीपल के लिए हो, ब्लैक्स के लिए हो, व्हाइट्स के लिए हो, सब कुछ किया जाता है। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो क्या होता है, अब मल्टीरेशियल गवर्नमेंट बन चुकी थी, मैंने आपको बताया संविधान की बात तभी चल रही है क्योंकि मल्टीरेशियल गवर्नमेंट की बात पूरी तरीके से हो चुकी है। 2 साल का डिस्कशन होता है इस पूरी सरकार में, इन पूरे लोगों के बीच, और उसके बाद निकल के आता है क्या, फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड का एक सबसे बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान रखिएगा, इसमें मल्टीरेशियल गवर्नमेंट है, मैं अभी बता रहा हूं पीछे भी मल्टीरेशियल गवर्नमेंट है। मल्टीरेशियल गवर्नमेंट का मतलब है यहां पर व्हाइट्स भी रहेंगे, यहां पर ब्लैक्स भी रहेंगे, और यहां पर कलर पीपल भी रहेंगे, सब लोगों की मिलीजुली सरकार होगी। नया संविधान बन चुका है, नए संविधान के हिसाब से हर नागरिक को अपने एक्सटेंसिव राइट, जितने ज्यादा अधिकार हो सके, ह्यूमन राइट, नेचुरल राइट, सब तरह के दिए जाएंगे। यहां पर किसी भी इंसान को एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा, जैसे अंग्रेजों ने, जैसे यूरोपियंस ने किया, किसी को भी दैत्य, डेमोन मतलब ऐसा दैत्य ट्रीट नहीं किया जाएगा, सब इक्वल है। सो प्रीएम्बल टू द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन सम्स अप दिस स्पिरिट। जो संविधान आप देखेंगे ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत ही प्रीएम्बल से होती है, सब लोगों ने प्रीएम्बल से शुरुआत किया। प्रीएम्बल क्या हो जाता है, अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं तो ये समझ लीजिए कि बड़े संविधान को पढ़ के जो फील आए, वो उस प्रीएम्बल को पढ़कर 4-10 लाइनों को पढ़कर भी आपको वही फील होने वाला है। उस फीलिंग की शुरुआत प्रीएम्बल में दे दी गई। अब यहां तक तो समझ में आ गया, ये सब कुछ मैंने आपको संविधान यहां तक ये बता दिया, पूरा हो गया है, ये सारा समराइज हो चुका है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें क्यों जरूरत पड़ रही है कॉन्स्टिट्यूशन की। तो देखिए ऐसा है कि संविधान बनाने की जरूरत क्यों पड़ी है, इसको समझने के लिए बेटर है कि जो साउथ अफ्रीका ने स्ट्रगल किया, हम उनको देखते हैं पहले कि आखिर उनको क्यों नीड पड़ रही थी। अगर उनको नीड पड़ रही तो ऐसी चीजें हमारे सामने भी आ सकती है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल ऑफ साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। तो देखिए साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट के थ्रू समझते हैं। अब देखिए, ऑप्रेसर एंड द ऑप्रेस्ड, यूरोपियंस एंड द ब्लैक्स इन दिस न्यू डेमोक्रेसी वर प्लानिंग टू लिव टुगेदर एज इक्वल्स। दोनों के दोनों इक्वली रहना चाह रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं ना, आप भी रहना हम भी रहना। पर प्रॉब्लम यहां पर यह है कि जो बुरा अफ्रीकन्स ने, व्हाइट यूरोपियन अफ्रीकन्स ने इन अफ्रीकन ब्लैक्स के साथ किया, इसमें एक ना मुद्दा बन गया, ट्रस्ट इशू बन गया। जब आप किसी ने आपके साथ बहुत गलत किया और वो आपके साथ प्यार से करे, भाई तू मेरा भाई है या तू मेरी बहन है, तो शक रहता है दिमाग में, दिल में कि भाई इसने पीछे हमारे साथ ऐसा किया है, कहीं दोबारा दगा धोखा ना कर दे।
तो डू यू थिंक दैट इट वाज गोइंग टू बी इजी फॉर देम टू ट्रस्ट ईच अदर? क्या ये इतना आसान था दोनों के लिए विश्वास करना? क्योंकि एक ने गद्दारी उनके साथ की है, उनके देश में आके उन पे जो स्थिति खराब की है, और दूसरी तरफ वो उनको जो है मेजोरिटी में है, अब उनकी सरकार बन चुकी है। तो क्या उन दोनों के बीच में ये चीज कॉमन म्यूचुअल ट्रस्ट में रहेगी कि भाई ये हम मेजोरिटी में, अब हमारे साथ वो बदला ना ले ले, और कहीं उनको ये रहे कि फिर से कहीं आर्म्स के थ्रू फिर से हम पे हमला ना कर ले? तो क्या था, दे वांटेड अ सब्सटेंशियल सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स। दोनों के दोनों सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स आते हैं, पर्याप्त, सब्सटेंशियल मतलब इनफ राइट्स मिलने चाहिए दोनों को, कोई किसी के में इंटरफेयर ना करे, ट्रस्ट इशू सॉल्व होना चाहिए, वो रहना चाहिए। दे वांटेड टू सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट। अगर आज कोई व्हाइट्स का चर्च है तो व्हाइट्स ये चाहते थे चर्च हमारे लिए बना रहे, आप और बना लो, हम ये मना नहीं कर रहे, पर ऐसा ना हो कि यार हमारी जिंदगी पे तुम कोराम मचा दो, हमारी हवा टाइट कर दो। दे हैड फियर्स, तो सबको अपना अपना डर था। ये संविधान में म्यूचुअल प्लानिंग करना, म्यूचुअल ट्रस्ट करना इतना आसान नहीं था, सबके अपने अपने डर थे। बट आपको पता है बहुत सारी नेगोशिएशन चली, बहुत सारी डिबेट चली, डिस्कशन चले, उसके बाद एग्री होते हैं। दोनों पार्टी को एग्री किया गया। व्हाइट्स को क्या एग्री किया गया? बोला कि भाई देखिए एक बात समझ लीजिए कि सरकार पे एक जिम्मेदारी होती है कि वोट लेना, और इस वोट के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आपने ये तरीका रूल बना रखा है कि हमको वोटिंग राइट ही नहीं है, तो हमें वोटिंग राइट मिले। बट हम क्या कहना चाह रहे हैं, वी वांट दैट टाइप ऑफ वोटिंग राइट्स की 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू, हर एक इंसान वोट करेगा। अब इसका मतलब यह कि मेजोरिटी के पास ज्यादा वोट रहेंगे तो हमेशा सरकार अफ्रीकन की बनेगी, मतलब ब्लैक्स की बनेगी, तो वो उसके लिए एग्री हो गए। कुछ बेसिक राइट्स थे उनको, पुअर और वर्कर्स को, कि उनको काम का अधिकार होना चाहिए। दूसरा आपने ये कह रखा है कि हमारे इलाके में काम करने नहीं आ सकते। सबको पता है जब गांव में काम नहीं मिलता तो इंसान शहर की तरफ मूव करता है, आप बोल रहे शहर में आ नहीं सकते, तो वो राइट्स हो, ठीक है, व्हाइट एग्री हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ब्लैक्स को किस लिए एग्री किया गया? बोला गया कि भाई आपकी सरकार बनेगी क्योंकि आपके पास 3/4 मेजोरिटी है, तो मेजोरिटी वुड नॉट बी एब्सोल्यूट, आप तानाशाह नहीं हो सकते। आप कल को ये कह के कि हम माइनॉरिटी को यानी व्हाइट्स को इग्नोर कर दे, ये नहीं होगा, ठीक है। एंड दैट वुड नॉट टेक अवे द प्रॉपर्टी ऑफ व्हाइट माइनॉरिटी आल्सो। और जो अंग्रेज कह रहा हूं, ये सर बार बार अंग्रेज निकल के आता है, व्हाइट अफ्रीकन गवर्नमेंट के पास जो भी, मतलब व्हाइट पीपल के पास जो भी संपत्ति है, जो भी प्रॉपर्टी है, जो उनके राइट्स है, वो छीने ना जाए। मतलब उनको अब ये फील ना हो कि यार अब मेजोरिटी हम पर भारी पड़ रही है। व्हाट वाज द गारंटी दैट दिस ट्रस्ट विल नॉट बी ब्रोकन इन फ्यूचर? ना, और आपसे पूछ सकता है कि पहले तो उनको प्रॉब्लम क्या थी संविधान बनाते टाइम, तो प्रॉब्लम आप वो लिख सकते हो, ट्रस्ट इशू, फियर इशू, इंटरेस्ट के इश्यूज, है ना, मेजोरिटी कहीं उनके राइट्स को ना ले ले, वो सब इश्यूज। एंड किस टाइप की गारंटी थी उनके लिए? तो रिटर्न रूल्स करके ही गारंटी की जा सकती है। अगर आपको कोई बोले कि भाई, जैसे आपने वो मीम सुना होगा कि मैंने 90% मार्क्स आएंगे, खा मां कसम, सुना ना ऐसे, तो वैसे ही तो यहां मां कसम तो नहीं खा सकते, यहां बोलेंगे लिख के दे भाई, लिख के, लिखित में दे। कोई आपसे बोले 95+ मार्क्स, लिख के दे, लिख के दे, तो ऐसे उन्होंने बोला लिख के दे। तो वो जो रिटर्न रूल्स थे, दैट सेट ऑफ बेसिक रूल्स इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। जब उन नियमों को, उन जो रूल्स को, रेगुलेशन को जब लिखा गया तो वही कॉन्स्टिट्यूशन बना। एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री क्या होता है? इज बेसिकली अ सेट ऑफ रिटर्न रूल्स जिसे हर कोई एक्सेप्ट करे, हर कोई एक्सेप्ट करे, उस देश का रहने वाला लोग जो उस देश में रह रहे हैं। जैसे हमारा संविधान बना, अगर हम सब स्वीकार करते तो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, विरोध करते तो दिक्कतें रहती। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? बेसिकली सेट ऑफ रिटर्न रूल्स है, कुछ रूल लिखे हुए, कुछ आर्टिकल्स हैं, कुछ लॉज बने हुए जिसे हर कोई मानता है, तब वो बनता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्यों लिखने की जरूरत पड़ रही है? व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? तो कॉन्स्टिट्यूशन डज मेनी थिंग्स। उसका डायरेक्ट आंसर यहां भी है, बट वो थोड़ी सी स्टोरी साउथ अफ्रीका के साथ रिलेट करके इसलिए लेके आए ताकि आपको समझ में आ सके। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? देखिए, सबसे पहले इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन। जिस तरीके से अफ्रीकन में, व्हाइट अफ्रीकन और ब्लैक्स में म्यूचुअल ट्रस्ट क्रिएट हुआ, तो कॉन्स्टिट्यूशन ही कर सकता था वो काम, क्योंकि विश्वास ही नहीं हो रहा ना लोगों को। लिख कर दोगे भाई तब मानूंगा, और लिखा जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने म्यूचुअल ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन क्रिएट किया, जो कि अलग अलग तरह के लोगों को रहने के लिए, उनको बांधने के लिए भी जरूरी है। देखिए, अफ्रीकन ये कहते हैं कल को व्हाइट्स वाले कि यार हमको क्या पता, तुम्हारी मेजोरिटी सरकार है, तुम हमको निकाल फेंको, एक उनका डर। ब्लैक्स को ये लगे कि तुमने प्रीवियस में गद्दारी करी है, तुम हमको फिर से मार पेटो, तो फिर से डर। तो ये जो डर निकालने के लिए जो है ना, अलग अलग तरह के जो लोग होते हैं उनके मन में अपने अपने तरह के डर होते हैं। जैसे इंडिया में भी देखेंगे तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबके अपने अपने इंटरेस्ट है और सबको अपने अपने इंटरेस्ट प्यारे हैं। तो ये तभी पॉसिबल हुआ एक साथ रहना जब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा कि भाई सब इक्वल है, ठीक है। स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूशन एंड हु विल हैव द पावर टू टेक डिसीजंस। किसके पास पावर रहेगी, किसकी सरकार बनेगी, व्हाइट्स की बनेगी, ब्लैक्स की बनेगी, ब्लैक्स की सरकार बनेगी। तो क्या वो ब्लैक्स की सरकार व्हाइट्स के लिए कोई डिसीजन नहीं लेगी? वो सिक्योरिटी चाहिए, कुछ लिमिट्स होनी चाहिए सरकार की पावर पर। भाई कल को तुम्हारी सरकार बन गई, तुम तो बैरागी होगे तो क्या होगा, तुमको ऐसा तो मानोगे नहीं, तुम तो कल को हमको उखाड़ फेंकोगे। तो आप अपनी पावर को भी स्पेसिफिक लिमिट होनी चाहिए, कौन डिसीजन लेगा, कैसे आपका म्यूचुअल ट्रस्ट होगा, एंड एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएशन ऑफ ए गुड सोसाइटी। और संविधान ही ये बताता है कि लोग आखिर एक सोसाइटी में क्या चाहते हैं। देखिए, आप आर्टिकल सोचिए,
हमारा कोई भी आर्टिकल ले लीजिए, वो सब लागू होते, इंप्लीमेंट होते लोगों के ऊपर। लोग जैसा चाहते थे उसी हिसाब से संविधान है यार। संविधान में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। अगर संविधान में ऐसा कुछ लिखना होता, प्रॉब्लम करनी होती, तो वो लिख देता कि आपको बोलने का अधिकार नहीं है। फिर आप क्या कर लेते? फिर आप क्या कर लेते भाई बताइए, है ना? तो वो प्रॉब्लम समझ में आई कि नहीं आई बात? वो प्रॉब्लम समझ में आई कि नहीं आई बात? क्लियर है? आगे चलते हैं। तो क्या समझ में आया हमें? जो कॉन्स्टिट्यूशन है अफ्रीका का, जो कॉन्स्टिट्यूशन है अफ्रीका का, उसके लिए उन्हें 2 इयर्स लग जाते हैं। ठीक है, उस 2 इयर्स में होती है बच्चों क्या? डिबेट्स होते हैं, डिस्कशंस। ठीक है, वो डिबेट्स एंड डिस्कशन होने की नीड इसलिए पड़ रही है क्योंकि वहां पर कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। तो प्रॉब्लम म्यूचुअल ट्रस्ट को लेके, इंटरेस्ट को लेके। तो इसमें आप देखेंगे जो नया कॉन्स्टिट्यूशन की बात थी, जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आप जो बना रहे हैं यूरोपियंस के अलावा, जो बनाया गया, उस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में एक बात थी कि भाई वहां पर ख्याल रखा गया किसका? म्यूचुअल ट्रस्ट का। इसको सॉल्व करना पड़ रहा था। मेजोरिटी का, इसको सॉल्व करना पड़ रहा था। इंटरेस्ट का, उन सबके अपने इंटरेस्ट से उसको सॉल्व करना पड़ रहा था। फियर को रिजॉल्व करना पड़ रहा था, सबके अपने अपने डर थे। इन सबको करते करते एक संविधान बन जाता है। फिर तो आपको पता है आगे की कहानी तो बहुत आसान है। नाउ क्वेश्चन ये उठता था कि व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? हमें क्यों जरूरत है इसे? व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? हमें क्यों संविधान की जरूरत है? तो भाई जरूरत इसलिए है कि आप अफ्रीका का एग्जांपल समझ लीजिए। अफ्रीका का एग्जांपल क्यों समझ लीजिए? अफ्रीका का एग्जांपल क्यों समझ लीजिए? तो सुनिए, अफ्रीका का एग्जांपल इसलिए समझ लीजिए क्योंकि यहां पर जो ऑपरेसर है, ऑपरेसर मतलब आपका जो व्हाइट्स है, और जो यहां पर ऑप्रेस्ड है, जो यहां परेशान है, यानी कि आपके ब्लैक्स हैं। इन सब के ये मुद्दे थे। म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं था, ये सब नहीं था। तो ये कैसे होगा? ये होगा भैया कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिकली क्या है? सेट ऑफ रिटन रूल्स है। सेट ऑफ रिटन रूल्स है। आप लिख के दे दो कि हमारे साथ नहीं होगा। इन रूल में ये सब बातें लिखी कि आपका म्यूचुअल ट्रस्ट ध्यान रखा जाएगा, फियर कोई डर नहीं है, सब इक्वल है, ये सब बातें की गई। इसी सब के कारण हम कहेंगे कि भैया हमें भी जरूरत पड़ती है, हमें भी जरूरत पड़ती है भाई, है ना? तो इसीलिए व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, साउथ अफ्रीका गवर्नमेंट से समझ में आ गया। तो आपके चाहे वो आपके म्यूचुअल ट्रस्ट की बात हो, क्वेश्चन क्या करता है? म्यूचुअल ट्रस्ट क्रिएट करता है। क्या करता है? म्यूचुअल ट्रस्ट क्रिएट करता है, कोऑर्डिनेशन क्रिएट करता है कि नहीं? है ना? गवर्नमेंट पावर की लिमिट को बताता है ना? हु विल टेक डिसीजन ये बताएगा। पीपल्स एस्पिरेशन बताता है। सो दैट इज व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। आप ये 4 पॉइंट लिख देंगे और भी अपनी तरफ से एक बना के लिख सकते हैं म्यूचुअल ट्रस्ट वगैरह में। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताइए, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आ गई बात? आगे चलिए आगे चलते हैं। सो शुरुआत होती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कहानी सुनिएगा। 1928 में मोतीलाल नेहरू, यानी एमएल मोतीलाल नेहरू और 8 अदर कांग्रेस नेता जो है कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करते हैं, मतलब एक प्लानिंग तैयार हो रही है, होती है, ठीक है। उसी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो प्लानिंग थी उसको 1931 में कराची सेशन क्या है? कराची जगह है। कांग्रेस की जो मीटिंग है हर साल एक नई जगह होती थी और ईयर भी बदलता था। तो 1931 में जो कांग्रेस की मीटिंग थी वहां पर इसके ऊपर बातचीत की जाती है कि भाई भारतीय संविधान के बारे में हमने ऐसा ऐसा बनाया है और ये कैसा होना चाहिए ये आप बताएं। इस पर चर्चा हो रही है। मतलब 1928 में मोतीलाल नेहरू ये ड्राफ्ट कर लेते। ड्राफ्ट मतलब एक जस्ट फॉर्मेट तैयार हो रहा है, ठीक है, हो गया तैयार। 1931 पे आप उस पर डिस्कशन कर रहे हैं कि कैसा होना चाहिए, हम ऐसा सोच रहे हैं, आप कैसा सोच रहे हैं, ये सब होना चाहिए। और इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया? यहां पर भी जो बनाया गया था उसमें भी ये बात थी, यहां जो चर्चाएं हो रही है उसमें भी ये बात की गई। क्या बातें की गई दोनों मीटिंग्स में? बोला गया कि सबको वोटिंग का अधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब 18+ सबको वोटिंग का अधिकार होना चाहिए। राइट टू फ्रीडम, सबको आजादी का अधिकार होना चाहिए। राइट टू इक्वालिटी, सब लोग एक बराबर रहेंगे, क्योंकि हम देख कर आए अफ्रीका में जैसा ऊंच नीच था वैसा नहीं रहना चाहिए। एंड द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज ऑल्सो, क्योंकि हमारे यहां पर भी माइनॉरिटीज होने वाली हैं और है, इन सबके अधिकार की बात होनी चाहिए। कोई भी सोशली इकोनॉमिकली एक्सक्लूड नहीं होना चाहिए। सो देखिए, इंडियन लीडर्स वर एबल टू मेक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज, अब ये सब बातें आप रख रहे हैं, आपको नहीं पता आज से 50 साल बाद जाके भारत, 70 साल बाद जाके भारत में क्या प्रॉब्लम आने वाली है, क्या समस्या रहने वाली, नहीं पता। बट जितनी सहूलियत आज हम दे सकते हैं, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आप देखेंगे रिजिड नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ चेंज नहीं कर सकते, फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल। उसमें लॉज ऐड आप देख रहे हैं, बदलते जा रहे हैं, चीजें आते आते जमाने के साथ बदल रही हैं, ऐड की जा रही हैं। तो क्या बोला लीडर्स ने बनाते टाइम कि भाई कुछ बेसिक चीजें हैं जो हम शुरू से ही एक्सेप्ट करते हैं,
कुछ बेसिक चीजें जो हम शुरू से ही एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, बेसिक रूल एक्सेप्ट कर लिए, कुछ नॉमिनल राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी हमने मान लिया। फैमिलियरिटी विद पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ द कॉलोनियल रूल, हमको क्यों बनाने में आसानी मिल रही है संविधान को, हम क्यों बना पा रहे हैं, वाई वी वर एबल टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज हमने जब अंग्रेजी इंस्टीट्यूशन ऑफिसर्स में जो काम किया है वहां से सीखा है कि कैसे इंस्टीट्यूशन, कैसे पुलिस, कैसे जज, कैसे मिनिस्ट्री, कैसे पार्लियामेंट काम करता है, ये हम वहां से सीख चुके हैं। इसलिए हमें वो सीख, वो एक्सपीरियंस हमें काम आ रहा है, एक्सपीरियंस इन द वर्किंग ऑफ लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस, यानी कल को हम जब सांसद बनेंगे तो हमें पता होगा। क्यों, हमने अंग्रेजों में, आपने देखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू हमने इलेक्शन लड़े थे, हम जीते भी थे। स्वराज पार्टी, हम बैठे हैं ना उनके लेजिस्लेटिव काउंसिल में, हम बैठे हैं वहां पर असेंबलीज में, तो हमें पता है कि नेता बनके देश को वहां से कैसे रूल रेगुलेशन चलते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड मैनी इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, मैनी इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स एंड प्रोसीजर फ्रॉम कॉलोनियल रूल्स, हमने बहुत सारे कानून जो अंग्रेजों ने हमें बना के दिए, उनसे हमने बहुत कुछ जो सीखा, अच्छी अच्छी चीजें थी जो हमने रख ली। क्यों, हमें उनके कानून से पता चल रहा है यार कि मतलब अगर कभी जैसे मान लो ऐसा वो लगाते थे मार्शल लॉ, तो हमने भी सेक्शन 144 लगाया ना कि भाई ज्यादातर लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, उत्पाद नहीं मचा सकते, तो ये वैसी चीजें सीखी। ईयर्स ऑफ थिंकिंग एंड डेलिब्रेशन ऑन द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की लड़ाई हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं। 1947 में आके आपको बेशक चीजें मुक्त मिलती हैं, बट 1928 में भी आप देख रहे हैं कि ड्राफ्ट हो रहा है। बहुत सालों तक जो बहस चली उसमें हमने सीखा है, क्या सीखा है भाई, आज ये बात करी, 4 लोगों नहीं पसंद है, हमने फिर चेंज किया। ऐसे सीखते सिखाते डिस्कशन डिबेट करते हुए ही प्रिपेयर हुआ है ये संविधान। इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखा कि कैसे लोगों की चलनी चाहिए, भाई वहां पर लोगों की चली, तानाशाही मोनार्की नहीं होनी चाहिए, डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए, यहां भी नहीं है। आप देखिए, आप अपनी पसंद की सरकार को खुद चुनते हैं। सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन चला, जहां पर सोशलिस्ट समाजवादियों ने क्या बोला कि सब लोग एक बराबर है, वर्कर्स एसोसिएशन बनी, ट्रेड एसोसिएशन बनी, हमारे यहां पे भी है, उनकी भी सुनी जाती है वो सब सुनी गई। और क्यों बना पाए, समझ में आ गया, क्यों बना सके, आप वो सारे पॉइंट लिख सकते हैं। अब स्टार्टिंग होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब आप समझ लीजिए, असेंबली मतलब ग्रुप ऑफ पीपल जिनका काम था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना। ऐसे कुछ लोग मिलकर जो संविधान बनाने की तैयारी कर रहे थे, वो असेंबली का नाम था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है, इसमें चुने हुए लोग थे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे। भाई इलेक्शन में जो आपने जब उस टाइम प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव में जो इलेक्शन में होकर लोग गए थे, उसमें जो लोग थे तो वो मेनली क्या थे, वो आप सभी ने चुनकर भेजे थे। अब उस टाइम आप सोचिए, भारत में इलेक्शन तो इतने बड़े लेवल पे हुए नहीं, तो पॉसिबल भी नहीं था कि सबका मतलब सबकी भागीदारी हो जाए। बट जितना जितना प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बन पाया, जितने जितने लोग अपने चुनकर आ पाए, उन लोगों ने ही पूरा एकदम बटन उठाया और उन्होंने ही ड्राफ्टिंग वर्क स्टार्ट कर दिया। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो इलेक्शन थे, जो इस असेंबली में लोगों के जो इलेक्शन थे, वो 1946 में आप होते हैं, जो प्रॉपर अब संविधान बना रहे हैं, अब प्रॉपर इलेक्शन हो रहे हैं। क्योंकि जब शुरुआत में जो नेता बन रहे थे, जिन्होंने ड्राफ्टिंग की, वो ऐसे प्रॉपर इलेक्शन में नहीं थे। बट 1946 में देश की आजादी से पहले इस संविधान सभा के लिए इलेक्शन होते हैं, संविधान सभा के इलेक्शन होते हैं। और आप देखेंगे कुछ समय बाद ही देश के टुकड़े हो जाते हैं, मतलब देश के 2 हिस्से हुए, एक पाकिस्तान और एक भारत। तो जो बच गया, जो भारत का हिस्सा बच गया, जो भारतीय नेता बच गए, उन्होंने अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई इंडिया के लिए। किसके लिए, इंडिया के लिए। तो कंट्री हो गया डिवाइड, इंडिया और पाकिस्तान में हो गया डिवाइड। भाई हम तो संविधान सभा इकट्ठी बना रहे थे ना, हमें नहीं पता था। और हमें पता भी क्या, आप सभी जानते हैं, लड़ाई तो शुरू से मुस्लिम और हिंदूज की इस तरीके से रही कि एक देश का बंटवारा तो होना ही था। तो अंत में पता था, जब संविधान सभा की बात हुई तो देश के बंटवारे हो गए, देश के बंटवारे हो गए तो बच्चे जो इंडिया वाली साइड बात करेंगे, पाकिस्तान गया। तो इंडियन, हम तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ रहे थे, अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए कितने मेंबर्स बच गए, तो 299 मेंबर्स बच गए। द मेंबर्स अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949, और हमने 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार कर लिया। और ये देश, पूरे देश के लिए लागू हुआ कब, 26 जनवरी 1950। 2 महीने इसलिए वेट किया गया क्योंकि आपको याद होगा 26 जनवरी, ऐसा याद कीजिए, 1930 में पूर्ण स्वराज की जो घोषणा हुई थी जवाहरलाल नेहरू ने, है ना, रावी नदी के किनारे पर झंडा फहराया था, तो उसी तारीख को यहां लिया गया, उस तारीख को इंप्लीमेंट, उस तारीख को थोड़ा सा मतलब फोकस करने के लिए। तो क्यों, ताकि इस दिन को जो है हम क्या मार्क कर सके, 26 जनवरी को एकदम रिपब्लिक डे, लोगों का गणतंत्र, जैसे गण का तंत्र मतलब लोगों का राज, पूर्ण स्वराज मतलब हमारे लोगों का राज, यहां से इस तारीख को लिया गया 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट वर द रीजंस फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान बन चुका है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बना दिया है, सब अच्छी बात है। 26 नवंबर 1949 को हम जो उसको बना लेते हैं और 26 जनवरी 1950 को हम उसे जो है इफेक्ट कर देते हैं, पूरे देश में लागू कर देते हैं। बट द रीजन इज कि भाई आपने संविधान बनाया, ठीक है, हम क्यों माने भाई, वो तो कुछ नेताओं ने बनाया है ना, ठीक है, सब नेताओं ने, क्योंकि उस टाइम तक तो देश, आप देखेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन के इलेक्शन हो रहे हैं 1946 में हो रहे हैं, क्या देश आजाद है, नहीं है। तो इसमें पूरे देश को वोटिंग राइट्स भी उस समय तक नहीं मिले थे,
उस समय तक नहीं मिले थे, फिर कैसे एक्सेप्ट कर ले हम इस संविधान को? तो सुनिए, पहली बात, इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द रिव्यूज ऑफ द मेंबर्स अलोन। जितने लोगों ने वो मिलकर बनाया, 299 मेंबर्स ने, देश की आबादी तो बहुत थी, 299 इतने से थे, तो कैसे मान ले? क्योंकि देखिए, जो उन्होंने बनाया है, उन्होंने अपने विचार नहीं रखे, बहुत सारा ईयर्स ऑफ डेलिब्रेट एंड डिस्कशन हुआ था, आपने बताया ना, मैंने बहुत सारा तो बहस चली, तो जगह जगह मीटिंग, जगह जगह लोगों से बहस होने के, डिबेट करने के बाद ही ये बनाया गया। तो इन्होंने अगर अपनी मर्जी से बनाना होता है तो 1928 में बनकर तय हो गया होता, पर डिबेट्स हुई। मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैड रीरिटन देयर कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुनिए, पहली बात तो जिन नेताओं ने बनाया उन्होंने अपने विचार नहीं थोपे यहां पर। दूसरी बात, कई देशों ने तो अपने संविधान को 2-2 बार, 3-3 बार, 4-4 बार लिख दिया है। भारत का संविधान एटलीस्ट रीरिटन नहीं हुआ है एक बार भी। दूसरी बात सुनिए, कोई भी आज तक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी या सोशल ग्रुप ने ये आंख उठा के ऐसा दवाई, मतलब ऐसा दावा नहीं ठोका होगा कि भाई साहब संविधान गलत है। किसी ने भी नहीं बोला। उन्होंने बोला होगा कि भाई इसमें ये राइट जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं। संविधान पर उंगली किसी ने नहीं उठाई है कि पूरा संविधान गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या रिप्रेजेंट करता है? पीपल ऑफ इंडिया। क्योंकि उन 299 पीपल्स में भी आप ही के द्वारा चुने हुए लोग थे, जिन भी लोगों ने चुना था वो भी भारतीय थे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो मेंबर्स थे वो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के ही लोग थे। जितना हमारे पास समय वोटिंग अधिकार था, जितने हमारी पार्टीज के, मतलब स्वराज पार्टी के लोग या फिर अन्य पार्टी के लोग जितने खड़े हो सकते थे उतने खड़े, वोटिंग देने वाले भी आप लोग थे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या रिप्रेजेंट करता है? कई सारे डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप को, कास्ट को, रिलीजन को। क्योंकि इस 299 में केवल हिंदू नहीं थे, केवल मुस्लिम नहीं थे, सिख नहीं थे, ईसाई नहीं थे, क्रिश्चियन नहीं थे, बुद्धिज्म नहीं थे, सब तरह की कास्ट के लोग, माइनॉरिटी, मेजोरिटी, सब तरह के लोग थे। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने इस तरीके से वर्क किया था कि जो सबके लिए ओपन एंड कंसेंसुअल हो। आप बहस कीजिए, आपको ये मुद्दे पर बहस करनी नहीं अच्छा लग रहा, हम बदलेंगे या एडिशन करेंगे, डिलीशन करेंगे, जैसा भी करेंगे, ओपन टू ऑल रखा गया। कुछ ऐसा छुपा के नहीं रखा गया कि इस कानून में चुपचाप गुप्त ये लिख दो कि 4 लोग यहां खड़े हो गोली मार दो, ऐसी कोई बात नहीं की गई थी। समझ में आई बात? इसलिए हम एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? बताओ। इसमें देयर आर लाइक मल्टीपल रीजंस जिसकी वजह से आप लिख सकते हो क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। मैं साथ साथ आपको बताता जा रहा हूं। नाउ द क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इज, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी? जिस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने संविधान बनाया, जिसने ड्राफ्ट किया फाइनल, उसके मुखिया कौन थे, चेयरमैन कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर जी थे उस समय। इसमें ध्यान सुनिएगा, जब इन्होंने जिम्मेदारी पूरी निभाई, पढ़े लिखे आदमी है काफी, जिम्मेदारी निभाई, तो 2000 से ज्यादा अमेंडमेंट किए गए। अब आप सुन लीजिए, अगर आप ये कहते हैं कि संविधान सभा में 299 लोगों ने अपनी चलाई, तो भाई साहब 2000 संशोधन कैसे हो रहे हैं, 2000 अमेंडमेंट कैसे हो रहे हैं? अमेंडमेंट मतलब चेंज कैसे हो रहे हैं? अगर इन्होंने अपनी चलानी थी तो एक बार में लिख के खत्म कर देते। 2000 चेंजेस किए गए, है ना। इस पूरे संविधान बनाने पर 114 दिन लगाए गए। 3 साल में 114 बार बैठते हैं बंदे, 114 मीटिंग हो रही है। समझिए, हर डॉक्यूमेंट को बहुत बारीकी से लिखा गया, रिकॉर्ड में रखा गया, भाई सब कुछ प्रूफ रखे गए इसके आज तक कि किन हालातों में कैसे बना रहे, कितनी मीटिंग, कितना टाइम। और जब ये छपे ना, 114 दिन की मेहनत जब छप के आई, तो वो आई भाई साहब 12 बड़ी बड़ी बल्कि वॉल्यूम्स, मतलब 12 मोटी मोटी किताबों में। वॉल्यूम 1 ये रहा, वॉल्यूम 2 ये रहा, वॉल्यूम 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ऐसे भारी भरकम वॉल्यूम बनाए गए हैं संविधान में। तो सुनिए ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नाउ द गाइडिंग वैल्यूज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बना रहे थे, ऐसी कौन सी बातें थी जो हमने ध्यान में रखकर बनाई? मेजरली बेस पे सुनिएगा। अभी तक क्लियर है सबको? अभी तक क्लियर है ना सबको? तो सुनिए, हमने रखा ड्रीम एंड द प्रॉमिस। एक गाइडिंग वैल्यू ये रही। महात्मा गांधी, आप देखेंगे यहां पर कहीं नाम नहीं आ रहा है, और एक ऐसे बड़े नेता है जिन्होंने भारतीय आजादी में एक अहम रोल निभाया है। सारे मूवमेंट स्ट्रगलों को अच्छी तरीके से करवाने में आपने देखा रोल रहा है। बट उनका कुछ ड्रीम था, उनका कुछ प्रॉमिस था भारत को लेकर, वो ध्यान में रखा गया। क्योंकि नेता जो है तमाम हुए, पर उन्होंने महात्मा गांधी की बात को इग्नोर नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हर संविधान में एक झलक होती है, एक फीलिंग होती है। फिलॉसफी इज लाइक कि आप में कुछ एक फेथ वैल्यू है जिसको लोग माने, वो फेथ वैल्यू क्या रहेगी। नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, क्योंकि हमारे यहाँ पर आगे चल के जुडिशरी भी होने वाली है, लेजिस्लेटिव भी होने वाला है, एग्जीक्यूटिव भी होने वाला है, मतलब पार्लियामेंट भी रहेगा, आपके राष्ट्रपति भी रहेंगे, आईएएस ऑफिसर भी आएंगे, कोर्ट भी रहेगा। इन सबको किस तरीके से डिजाइन करेंगे, इस सब बातों को रखकर ही संविधान बनाया जा रहा है। तो देखिए ध्यान से पढ़िएगा, मैं बहुत ध्यान से समझा रहा हूं आप लोगों को। एक बात पढ़िए, आई शैल स्ट्राइव फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच विल रिलीज इंडिया फ्रॉम ऑल थ्रेल्डम एंड पैट्रोनेज। मैं एक ऐसे हिंदुस्तान की कल्पना या बात करता हूं जहां पर सब लोग आजाद रहेंगे और देश के लिए ही सोच रहे हैं। इन विच द पुअरेस्ट शैल फील, इस देश में गरीब से गरीब भी अपने आप को इस देश का बंदा मानेगा, है ना, उसकी अपनी एक इफेक्टिव वॉइस होगी। और एन इंडिया इन विच देयर शैल बी नो हाई क्लास, इक्वालिटी की बात करूंगा, नो लो क्लास, मतलब नो हाई नो लो, मतलब इक्वालिटी की बात करूंगा, ठीक है।
जहां पर ऑल कम्युनिटीज लिव्ड इन अ परफेक्ट हार्मनी, सब मिलजुल के रहेंगे। देयर कैन बी नो रूम फॉर इंडियन टू द कर्स ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17 जो है छुआछूत नहीं रहेगा, इंटॉक्सिकेंट ऐसा कुछ नहीं रहने वाला है, वुमेन को भी वही राइट मिलेंगे जो मैन को रहने वाले हैं, और मैं कुछ नहीं चाहता हूं। ये विचार है महात्मा गांधी के। तो सुनिएगा ध्यान से, महात्मा गांधी का नाम आपने किसी भी संविधान सभा में नहीं सुना, क्योंकि ये मेंबर ही नहीं थे, ये मेंबर ही नहीं थे। ये अपनी एक मैगजीन लिखते हैं 1931 में। आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन, यंग इंडिया मैगजीन वाज रिटन बाय, किसने लिखी? महात्मा गांधी ने लिखी। क्या आइडिया था इसके अंदर? आइडिया ये था कि वो एक ऐसे देश चाहते थे जहां पर उन्होंने ये सब बातें की, फ्री इंडिया, इक्वालिटी ऑफ राइट्स, है ना, परफेक्ट हार्मनी, अनटच, रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, इक्वालिटी ऑफ राइट्स बिटवीन मैन एंड वुमेन। ये आप लिख सकते हैं इस चैप्टर से, यहां से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। आप लिखेंगे इनके विचार, 5 पॉइंट याद करने का। ऐसा फ्री इंडिया, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, नो हाई लो क्लास मतलब ये हो गया, परफेक्ट हार्मनी 3, रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी 4, इक्वालिटी ऑफ राइट्स बिटवीन मैन एंड वुमेन 5, और ये बना दोगे तो एक 6 बन जाएगा, तो परफेक्ट लिख जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं भीमराव अम्बेडकर के विचारों की। तो देखिए भीमराव अम्बेडकर क्या थे भाई साहब, उन्होंने साफ साफ उनका मुद्दा अगर आप देखेंगे शुरू से एक तरह है कि क्या हमें इक्वालिटी, सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। इन्होंने बात किसकी की बच्चों? सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स की बात की, डिप्रेस्ड क्लास के लिए। सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स की बात करी डिप्रेस्ड क्लास के लिए, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ 1 मैन एंड 1 वोट 1 वैल्यू की बात करते हैं, ठीक है। 1 वोट 1 वैल्यू की बात करते हैं, 1 वोट 1 मैन एंड 1 वैल्यू की बात की है। हम बात कर रहे हैं भीमराव अंबेडकर की, ठीक है। यहां देखिए, इन अवर सोशल इकोनॉमिक राइट्स वी शैल बाय रीजन ऑफ अवर सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कंटिन्यू टू डिनाई द प्रिंसिपल ऑफ 1 मैन एंड 1 वैल्यू। ये कह रहे हैं हम शुरू से ये मना करते हैं कि 1 मैन 1 वैल्यू नहीं है। क्यों? डिप्रेस क्लास को ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट रिच पीपल को खुश करने के चक्कर में, आपने पढ़ा है हिस्ट्री में कि भाई जो कांग्रेस है वो हमेशा अपर क्लास की सुनती रही, डिप्रेस क्लास को कभी नहीं माना। तो हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू लिव दिस लाइफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन? कैसे हम रह सकते हैं? हम देश के नागरिक हैं पर हमें अधिकार नहीं रहेगा। हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू डिनाई इक्वालिटी ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ? कैसे हमें समाज में कब तक हम मना करते हैं कि ठीक है जो बड़ी क्लास के लोग सोच रहे हैं वो ठीक है। अगर हम ऐसा चलते रहे और ऐसे हम इग्नोर करते रहे अपने आप को, तो वी विल डू सो ओनली बाय पुटिंग अवर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन पेरिल। पेरिल मतलब डेंजर, तो हम अपनी डेमोक्रेसी को डेंजर में डाल रहे हैं। क्यों? डेमोक्रेसी मतलब होता है इक्वालिटी ऑफ राइट्स, चाहे वो वोटिंग हो, चाहे वो फ्रीडम हो, कोई भी राइट्स हो। तो ये बातें भीमराव अम्बेडकर ने की। जवाहरलाल नेहरू की सुन लीजिए, जवाहरलाल नेहरू का क्या है, इन्होंने अपनी भाई साहब एक दास्ता पूरी बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर क्या था, जब हिंदुस्तान सो रहा था तो उन्होंने बोला कि भाई हम देश की आजादी और जीवन की लड़ाई के लिए, इक्वालिटी के लिए बात कर रहे थे, राइट। एक समय आएगा दैट विच कम्स बट रियल इन हिस्ट्री दैट वी स्टेप आउट फ्रॉम द ओल्ड टू द न्यू, जब हम पुराने से नए पे जाएंगे। कब? जब संविधान बनेगा, ठीक है। व्हेन एज एंड, जब ये अंग्रेजों का एरा खत्म हो जाएगा। एंड व्हेन द सोल ऑफ ए नेशन लॉन्ग सप्रेस्ड फाइंड अटरनेस, और जो अंग्रेजों ने हम पे दबाव बनाया था उससे हम मुक्ति पा जाएंगे। तो यहां पर भी फ्रीडम की बात कर रहे हैं। तो सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एट दिस वी टेक द प्लेज ऑफ डेडिकेशन टू द सर्विस ऑफ इंडिया। इन्होंने प्लेज किसका लिया है? सर्विस ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, क्योंकि सबसे परम धर्म जो है इन्होंने भारतीय सेवा को मान रहे हैं। एंड टू द स्टिल लार्जर कॉज ऑफ ह्यूमैनिटी, सर्विस ऑफ इंडिया, जो कि सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी ही इनकी नजर में कि भाई संविधान मतलब आप देश की सेवा कर रहे हैं, मतलब मानवता की सेवा कर रहे हैं। फ्रीडम ऑफ पावर ब्रिंग्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनका कहना था कि आपको रिस्पॉन्सिबल भी होना पड़ेगा, क्योंकि संविधान बनने के बाद जब अंग्रेज नहीं रहेंगे तो सारी जिम्मेदारी हमें निभानी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आएगी भाई साहब? अपॉन दिस असेंबली, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सॉवरेन बॉडी जिसमें आप लोगों ने लोगों को चुनकर भेजा है। बिफोर द बर्थ ऑफ फ्रीडम वी हैव एंडर्ड ऑल द पेन्स ऑफ लेबर एंड हार्ट्स आर वेरी हैवी विद द मेमोरी ऑफ दिस सोरो। जब हम देश का संविधान बना रहे तो हमारे देश में, दिलों में ये चीज बिल्कुल तय थी, बहुत दुख था कि अंग्रेजों ने हमारे साथ क्या किया, हमने कितना संघर्ष किया है, और ये कंटिन्यू भी रहेगा कुछ समय तक। ज्यादा ना माने तो पास्ट तो खत्म हो चुका है, फ्यूचर हमें जो सपोर्ट करेगा, आगे हम चलेंगे। तो दैट फ्यूचर इज नॉट द ईज ऑफ रेस्टिंग ऑफ बट ऑफ इंसेसेंट, मतलब कॉन्टिन्यूस लगातार जो हमने संघर्ष किया है उसकी वजह से हमें ये आज मिल रहा है। अगर आप सर्विस ऑफ इंडिया करना चाहते हैं, अगर आप भारत की सेवा करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उनकी सेवा करनी पड़ेगी जो मिलियंस ऑफ, जो बहुत सारे देश के लोग सफर करके आए हैं, गरीब, अमीर, है ना, वुमेन, है ना, माइनॉरिटी, इनकी सेवा मतलब भारत की सेवा है ना। इट मींस क्या है, और क्या इन्होंने बोला? एंडिंग ऑफ पॉवर्टी एंड इग्नोरेंस ऑफ डिसीज एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अब ध्यान से सुन लीजिए, ये सब लिख लीजिए। एंडिंग ऑफ पॉवर्टी इन्होंने बोला, एंडिंग ऑफ पॉवर्टी, डिसीजेज, ठीक है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये इनकी बातें हैं
जो इन्होंने अपने विचार रखे हैं, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। एम्बिशन क्या रहना चाहिए हमारे देश के लोगों का, हमारे देश के नागरिक का रहना चाहिए हर एक आंख में जो भी आंसू है, जो दुख है, गरीबी का है, इक्वालिटी का है, सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए, तभी जाके हमारी जो है चीज देश में सक्सेस रह पाएगी। ये बात थी जवाहरलाल नेहरू की। फिलॉसफी ऑफ द क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की फिलॉसफी क्या है, क्या क्या आपको यहां पर देखने को मिलता है, क्या फील होता है? जिन वैल्यूज दैट इंस्पायर्ड एंड गाइडेड द फ्रीडम स्ट्रगल, हमने जब लड़ाई लड़ी थी, कुछ सोच के लड़ाई लड़ी थी, किसी चीज से मोटिवेटेड होकर लड़ाई लड़ी थी, राइट, उन चीजों लड़ाई लड़ी थी, और वो सारी बातें जो संविधान के प्रियम्बल में हमने लिख रखी हैं, वो सब कुछ है। वो इक्वालिटी की बात, वो फ्रेटर्निटी की बात, वो जस्टिस की बात, वो डेमोक्रेसी की बात, वो रिपब्लिक की बात, वो सोशलिस्ट की बात, वो सेक्युलर की बात, वो सोवरेन की बात, वो वी आर द पीपल की बात, हम भारत के लोग जो अपने देश को आजाद कराने के लिए लड़ रहे हैं, ये सब बातें प्रेम्बल में है। आप उठा के देखिए, जो मैंने वर्ड्स बोले हैं वो सब वहां पर है। इन्हीं से सारे बनकर हमारे आर्टिकल्स बनाए गए। भाई हमने जब इक्वालिटी की बात की तो हमने राइट टू इक्वालिटी डाला, वो वहां से आया। सोवरेनिटी की बात की तो सोवरेनिटी भी डाला है। हमने जब जस्टिस की बात करी तो हमने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की डाला है, राइट टू इक्वालिटी ऑफ जस्टिस भी डाला हुआ है, सब कुछ डाला है। तो क्वेश्चन की शुरुआत होती ही प्रियम्बल से। प्रियम्बल क्या है? एक शॉर्ट स्टेटमेंट है जिसमें क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यूज आपने लिखी है, जो जो आर्टिकल्स लोगों के लिए दिए, जो भी आजादी की बात, जो भी वैल्यूज, एथिक्स आपने डाले, वो सब यहां है। प्रोविजन ऑफ प्रियम्बल, कि प्रियम्बल होना चाहिए, ऐसा प्रोविजन हमने कहां से लिया? यूएसए से। यूएसए का संविधान जो है वो प्रियम्बल से स्टार्ट होता है। हमने लगा कि भाई हमारे भी क्वेश्चन से पहले कुछ होना चाहिए ऐसा, जिसमें पढ़ते के साथ ही फील आ जाए कि पूरे संविधान में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कैसा रहने वाला है, क्या हो सकता है अंदर, क्या फील है, क्या एसेंस है, क्या थिंकिंग है, तो वो प्रियम्बल में। तो हमने वो संविधान, यूएस में प्रियम्बल था, तो हमने, आपको पता है ना, हमने क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें बहुत सारे देशों से लिए, कुछ आयरलैंड से, कुछ ऑस्ट्रेलिया से, कुछ जर्मनी से, कुछ अफ्रीका से, कुछ यूएसएसआर से, कुछ जो हमने अमेरिका से, कुछ हमने ब्रिटिश का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 से, हमने सब कुछ अच्छी अच्छी चीजें जो थी तब लेकर तब अपना क्वेश्चन बेस्ट बनाया है। तो हमने ये सब कहां से लिया? प्रियम्बल का जो प्रोविजन की प्रियम्बल होना चाहिए, यूएसए से ये लिया था, यूएसए से लिया है। प्रियम्बल क्या है? इसमें जो भी संविधान बना है, संविधान में क्या है, क्या वैल्यूज है, क्या एथिक्स है, वो सब यहां गिवन है। प्रियम्बल को सोल ऑफ द इंडियन क्वेश्चन कहा जाता है। देखिए, मेरी जो आत्मा है मेरा शरीर कॉन्स्टिट्यूशन है, तो मेरी आत्मा जो प्रियम्बल है, दोनों एक दूसरे से अलग करूंगा, खत्म हो जाएंगे। दोनों की अपने आप में एक अटैचमेंट है, सेम वही है। शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ बेसिक वैल्यूज, जो बेसिक वैल्यूज हैं, जैसे कि अभी जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सोशलिस्ट, सोवरेन, सेक्युलर, वी आर द पीपल, डेमोक्रेटिक, ये सब बातें यहां लिखी हुई हैं। क्वेश्चन की शुरुआत किससे होती है? प्रियम्बल से होती है। अगर प्रियम्बल के बारे में पॉइंट आ जाए तो आप ये पॉइंट लिख सकते हैं, और साथ में अगर पांचवा पॉइंट बनाना हो प्रियम्बल के बारे में तो आप लिख सकते हैं कि इसका जो प्रोविजन है, जो इसका प्रोविजन है वो कहां से लिया है? टेकन फ्रॉम यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपके प्रियम्बल के ऊपर 5 पॉइंट बन जाएंगे। आपको कुछ भी आए प्रियम्बल को आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपने प्रियम्बल को समझने की। प्रियम्बल ये रहा, आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। इसमें जो वर्ड्स हैं, एक एक करके उन वर्ड्स को, ऐसे नहीं है हवा में प्रियम्बल नहीं समझते ऐसे कि भाई लिखा हुआ है एनसीईआरटी में तो लिखा हुआ है। देखिए यहां पर मैं वर्ड्स मार्क कर रहा हूं, और हर वर्ड की अपनी एक वैल्यू है, एक एक्सप्लेनेशन है, एक समझ है, जो कि आप लोगों को आज तक शायद ना समझी हो, तो मैं बहुत प्यार से समझा देता हूं। ठीक है, हाँ हो गया है। ये तुम्हारी डेट फाइनल वाली है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी मतलब हम, पीपल ऑफ इंडिया मतलब हम भारत के लोग। तो सुनिएगा ध्यान से, हम भारत के लोग। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन ड्रॉन अप एंड एनेक्टेड बाय द पीपल। संविधान किसने बनाया रे? हमारा नेताओं ने बनाया था। नेता कौन थे? कहां के थे? भारत के लोग थे। उन्हें चुना किसने? भारत के लोगों ने। सो वी द पीपल ऑफ इंडिया हो गया, हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू बनाया था, है। इट नॉट हैड बीन हैंडेड डाउन टू देम बाय अ किंग और आउटसाइड पावर। ना हमें हमारा संविधान अंग्रेजों ने बना के दिया है, ना हमें ब्रिटेन की महारानी महाराज ने बना के दिया है, ना ही किसी देश ने बना के दिया है। हमने अपने लोगों को चुना, उन्होंने बैठ के बनाया है। सो वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब ये है, हम और हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ने बनाया है। नाउ द सेकंड थिंग इज सोवरेन। सोवरेन का मतलब क्या होता है कि जो पूरा डिसीजन मेकिंग राइट है वो किसके पास है भाई साहब? वो इंडियंस के पास है, ना कि किसी बाहर के देश के पास या बाहर की रानी राजा के पास। सोवरेन मतलब यह है, पीपल हैव सुप्रीम राइट। लोगों के पास ये अधिकार है। कैसे? लोगों के पास वोटिंग अधिकार है, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे तब बनेगा। सो नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसी भी भारत का, बाहर का जो देश है, कोई भी विदेशी ताकत हमें ये गाइड नहीं कर सकती आप ऐसा करें वैसा करें। क्यों करें? संविधान हमने बनाया है, हमारे लोगों ने बनाया है। तो सोवरेन का मतलब है भारत के लोगों की ही चलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब होता है इक्वालिटी, समाज में जैसे बराबरता होती है। तो वेल्थ किसने जनरेट करी है? यहाँ पे समाज में आई है। भाई कोई ये कह दे इंडस्ट्रियलिस्ट कि मेरी फैक्ट्री और मैंने ही अपने आप से जो है कमाया है पैसा, क्यों भाई? तुमने लेबर नहीं लगाए थे क्या? वो लेबर आम लोग थे या तेरे घर के लोग थे या तू था?
तो समाज में जो कुछ भी पैसा है वो सोसाइटी ने कमाया है, तो जो उसमें जो बेनिफिट्स है वो सोसाइटी में जाने चाहिए। भाई समाज में रोड होना चाहिए, समाज में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होने चाहिए, हॉस्पिटल्स होने चाहिए, क्योंकि पैसा तो समाज वाले कमा रहे हैं मिलके, हम सब सोसाइटी। प्रैक्टिकली आप सोचो, अगर मैं पढ़ा भी रहा हूं, अगर अकेले से मैं पढ़ा भी रहा हूं, तो इस पढ़ाने में आपका योगदान नहीं है, आप सोसाइटी का योगदान नहीं, मैं किसको पढ़ा रहा हूं, मैं ऐसे कोई यह कथा थोड़ी बोलने आया हूं। तो गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड, इसीलिए आपने देखा होगा लैंड रिफॉर्म्स आई, जमीन का बंटवारा हुआ। सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि सोसाइटी में जो इकोनॉमिक डिफरेंस है, मतलब समाज में आप जाइए, एक गांव में अगर किसी को 500 बीघा जमीन है और एक पास जमीन नहीं है, तो भाई ये आप इक्वालिटी कैसे करोगे? ले चकबंदी, लो कुछ लैंड रिफॉर्म, बांट दो कुछ लैंड को, क्या दिक्कत है? ये होता है सोशलिस्ट, क्योंकि आपको पता है सोशलिस्ट में वर्कर्स और यूनियन वालों की चली थी। सेकुलर का मतलब क्या होता है? सेकुलर मतलब आइए धर्मनिरपेक्ष, जैसे सुन लीजिए, सिटीजंस हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन। सेकुलर का मतलब ये है हिंदू न मुस्लिम न सिख न ईसाई, सभी है भाई भाई। मतलब इंडिया में कहीं भी, भारत में कहीं भी ये नहीं बोला गया कि हमारे देश का संविधान में ये जो धर्म है यही धर्म जो है देश का धर्म है, ऐसा कहीं नहीं बोला है। नो ऑफिशियल रिलीजन, नो ऑफिशियल रिलीजन, गवर्नमेंट ट्रीट्स ऑल रिलीजियस बिलीफ, सारे रिलीजन को, सारे रिलीजन के लोगों को, उनकी आस्थाओं को, उनके विश्वास को एक बराबर मानना होगा, किसी को भी ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं। डेमोक्रेटिक की बात करें, डेमोक्रेटिक क्या होता है बताया था, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय द इलेक्टेड पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, यही वाली बात है। जहां पर सरकार लोग चुनते हो, जहां पर सबको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हो, जहां पर लोग अपने पसंद के लोगों को चुन सके और उन लोगों पर जिम्मेदारी भी आ सके। जैसे आज की सरकार है, हमने चुना, वो हमारे लिए काम करे, पूरी जवाबदेही है, ठीक है। सो गवर्नमेंट कैसे चलेगी यहां पर? अकॉर्डिंग टू सम बेसिक रूल। अब आपने पढ़ा ना भी कि गवर्नमेंट बन गई तो उस पर कुछ लिमिट होनी चाहिए, और उसके पास ये लिमिट भी होनी चाहिए कि वो लोगों के राइट्स को ना छीन ले। तो वो सब बातें जो है वो डेमोक्रेसी में होती है। रिपब्लिक क्या होता है? रिपब्लिक मतलब जो हेड ऑफ स्टेट है, जो राष्ट्र देश का मुखिया है, वो कौन होता है? इज एन इलेक्टेड पर्सन होता है, वो चुनाव होता है। अगर हम अपनी मर्जी से किसी को भी उठाकर ऐसा बिठा दें बिना चुनाव के, तो सोचिए क्या हो सकता है। क्योंकि फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति अगर बाहर का कोई देश बिठा दे वो भी नहीं कर सकते, हमारी पसंद के लोग अपनी पसंद के लोग बिठा दे डायरेक्ट, वो भी नहीं होता है। चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, पूरी प्रोसेस होता है, नॉट अ हेरिडिटरी पोजीशन, कोई हेरिडिटरी पोजीशन नहीं है। अरे प्रणब मुखर्जी के बाद जो अगर उनके बच्चे अगर राष्ट्रपति बनते हैं तो समझ में आता है कि हेरिडिटी है, बट ऐसा तो हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मोनार्की नहीं है, यहाँ तो रिपब्लिक है, लोगों का अधिकार है, लोगों ने जिनको रिप्रेजेंटेटिव को चुना वो जाके राष्ट्रपति को चुन रहे हैं। तो ये यहाँ पर जस्टिस का मतलब क्या है? किसी भी नागरिक के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, अन्याय नहीं हो सकता, कास्ट के बेस पर, धर्म के बेस पर, जेंडर के बेस पर। गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल, स्पेशली ऑफ द डिसएडवांटेज ग्रुप। आपने देखा होगा कई बार आप बोलते हैं कि सर माइनॉरिटीज को राइट क्यों है, एसटी एससी को अधिकार क्यों है? देखिए तराजू अगर ऐसे है, अगर तराजू वेट मशीन अगर ऐसे अप डाउन है, तो आप कैसे कहेंगे इक्वालिटी? कैसे वेट को मेजर? अगर आप इसको एक बराबर देखना चाहते हैं तो आपको ये वाला जो वेट है इसको यहां लाना पड़ेगा, तब आप इसमें वेट नाप सकते हैं, समझ रहे? अगर आप मान के चलिए गाड़ी के टायर जो है वो यूं है, तो आप गाड़ी में कैसे रहेंगे? टेढ़ा रहेंगे, कभी भी रिस्क रह सकता है, दिक्कत रहेगी। अगर गाड़ी के टायरों को एक बराबर व्हील बैलेंसिंग कर दी जाए तो गाड़ी सही चलती है, स्मूथ चलती है। तो यहां पर इनको अधिकार इसलिए दिए गए ताकि ये जो पहले से ही थोड़े से डिप्रेस्ड है, इनको एटलीस्ट पहले आपके बराबर लाओ, फिर लेट्स हैव अ कंपटीशन। यहां से शुरुआत करेंगे। पहले इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब ये नहीं कि सबको बराबर अधिकार, पहले बात यह कि उनको बराबर अधिकार के लिए पहले आपके बराबर तो आए, बराबर अधिकार दे देंगे। आप ऊपर एक सीढ़ी ऊपर, आप मेरे से ऊपर 2 सीढ़ी ऊपर खड़े हुए, मैं नीचे खड़ा हूं, आप कह रहे हैं इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, मतलब ठीक है रेस करेंगे। अरे भैया ऊपर 4 सीढ़ी बची है, आप तो झट पहुंच जाएंगे एकदम फटाफट, क्योंकि आप मुझसे 2 सीढ़ी फालतू खड़े हैं, मैं नीचे खड़ा हूं। मैं जब तक आपके बराबर पहुंचूंगा आप तो और आगे निकल चुके होंगे, तो ये तो गलत है। तो पहले क्या है? पहले मैं आपकी सीढ़ी के बराबर आऊंगा ना, आपके बराबर स्टेज पे खड़ा हूंगा, तब रेस होनी चाहिए। आप पहले से ऊपर है। तो ये था लिबर्टी मतलब आजादी। तो समझिए किसी को भी आप बंदिश में नहीं रख सकते, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऐसे नहीं लगा सकते। व्हाट दे थिंक, हाउ दे विश टू एक्सप्रेस देयर थॉट, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, कुछ भी बोलिए, मैं बोल रहा हूं आजादी है, आप भी बोल सकते हैं। द वे दे विश टू फॉलो देयर थॉट्स इन एक्शन, हम क्या सोचते हैं, हमारे आज सेंसरशिप नहीं है। अगर मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूं तो यहां पर ये नहीं लिखा कि मैं ये नहीं पढ़ा सकता, ऐसे नहीं पढ़ा सकता, मैं जैसे हूं वैसे पढ़ा सकता हूं, मैं जो समझाऊं वो समझा सकता हूं, मैं जैसे समझाना चाहूं समझा सकता हूं। ये है लिबर्टी। इक्वालिटी मतलब आप और मैं एक बराबर है, ऑल इक्वल। ट्रेडिशनल सोशल इक्वालिटीज हैव टू बी, क्या होगा? एंडेड। समाज में आप ऊंचे हैं मैं नीचा हूं, आप गोरे हैं मैं काला हूं, आप अमीर हैं मैं गरीब हूं, ये सब नहीं चलेगा। गवर्नमेंट इस बात की पुष्टि करे कि सबको इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी मिले। जो मैंने भी आपको एग्जांपल दिया, भाई जॉब्स है आपके लिए है, उनके लिए भी है, तो उनको थोड़ा रिजर्वेशन इसलिए ज्यादा दीजिए ताकि वो अपलिफ्ट हो सके। ये होता है इक्वालिटी। फ्रेटर्निटी क्या है? ऑल ऑफ अस शुड बिहेव, हम सबको कैसे बिहेव करना चाहिए जैसे कि हम एक ही परिवार के लोग हैं। हम भारत के लिए लोगों के लिए बोल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। अरे आप ये क्यों गिन रहे हैं? आप ये क्यों नहीं बोलते हम भारतीय हैं? भारत एक पूरा परिवार है और जिसमें हम सबको मिलकर रहना है।
ठीक है। नो वन शुड ट्रीट अ फेलो सिटीजन और इंफीरियर। कोई ये क्यों बोल रहा है कि आप गोरे हैं, काले, आप अमीर हैं, आप गरीब हैं, आप पुरुष हैं, महिला है, आप इस धर्म के, मैं उस धर्म को, आप ये क्यों नहीं बोल रहे कि हम भारतीय, हम एक ही परिवार के लोग, हम मिलजुल कर रहना चाहिए। ये सब बातें हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स भी हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जैसे राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में लेके आया है। ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रेसिडेंट थे, ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रेसिडेंट थे, ये वकील रह चुके हैं। चंपारण सत्याग्रह में इन्होंने गांधी जी के साथ एक रोल निभाया था एंड 3 टाइम से प्रेसिडेंट रहे हैं कांग्रेस के। उसके बाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी ये रहे हैं। एस.सी. मुखर्जी की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के वाइस चेयरमैन है, ठीक है। मेंबर ऑफ इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल के थे, मेंबर थे, है ना। बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली के भी मेंबर रह चुके, बंगाल में जो विधानसभा में चुनाव हुए, और ये गवर्नर ऑफ बंगाल भी बने थे। के.एम. मुंशी बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, एडवोकेट है ना, कांग्रेस लीडर भी रहे हैं, गांधी विचारधारा को भी मानते थे, बाद में यूनियन कैबिनेट में मिनिस्टर भी बने हैं, और स्वतंत्र पार्टी के, क्वेश्चन आ सकता है, हु वाज द फाउंडर ऑफ स्वतंत्र पार्टी, छुपा हुआ क्वेश्चन बन सकता है यहां से। तो कौन है, ये है, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर के मुंशी आप याद रखना। श्याम प्रसाद मुखर्जी आप सभी जानते हैं, इंडस्ट्रियल सप्लाई के मिनिस्टर रहे थे इंटरिम गवर्नमेंट में। एजुकेशनिस्ट एंड लॉयर भी है, पढ़ाकू आदमी भी है, हिंदू महासभा में एक्टिव रहे थे, बाद में ये भारतीय जनसंघ के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। तो स्वतंत्र पार्टी, के.एम. मुंशी, भारतीय जनसंघ, श्याम प्रसाद मुखर्जी। सरोजिनी नायडू की बात करें तो भाई साहब सुन लीजिए, सारी महिलाओं में सबसे प्रसिद्ध, और आप देखेंगे कि लीडर भी रही हैं, बाद में गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश भी बनी थी। तो छोटे छोटे क्वेश्चन आने के यहां से चांस है, वो मैंने आपको बता दिए हैं। इंस्टीट्यूशनल डिजाइन जो लास्ट रह गया है टॉपिक, हमने गाइडिंग वैल्यूज पढ़ ली, हमने गाइडिंग वैल्यूज में 2 पढ़ लिए, हम तीसरा पढ़ रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ओनली स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज एंड फिलॉसफी। कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं सिर्फ वैल्यूज लिखी हुई है, आर्टिकल लिख दिया, राइट लिख दिया, सब कुछ हो गया। इट ऑल्सो इंक्लूड अबाउट दीज वैल्यूज एंड फिलॉसफी इनटू इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। अब क्या है, आपने लिखा कि भाई आप सभी को फंडामेंटल राइट है, अगर फंडामेंटल राइट का वॉलेशन हो, आपको बोलने का अधिकार है, कोई नहीं बोलने दे रहा तो आप जुडिशरी जाइए। तो ये जो सेपरेशन करके दिखाया, बोल दिया, ठीक है, मैंने पढ़ लिया, भाई मेरा फंडामेंटल राइट वॉलेट हुआ है, मैं जा रहा हूं जुडिशरी कहां है, जुडिशरी कहां है। तो उनका सेटअप, उनका काम चलन चालू, क्योंकि जब अगर मान लो कोई ऑफिस बन गया, कोर्ट है, मैं चला गया, जज कहां है, ये कैसे बताएगा, मेरा फैसला कैसे सुनाई होगी, मुझे पर कैसे काम होगा, मैं कैसे मदद ले पाऊंगा सुप्रीम कोर्ट से, वो सब बातें यहां लिखी हैं। तो क्वेश्चन का मतलब ही इन अरेंजमेंट्स को देखना है, कहां पर आपकी सीबीआई है, कहां आपका पार्लियामेंट है, कहां प्रेसिडेंट हाउस है, कहां आपकी जुडिशरी रहेगी, ये सब को चलाना भी है। सो क्वेश्चन डिस्क्राइब द इंस्टीट्यूशन अरेंजमेंट इन अ वेरी लीगल लैंग्वेज। तो क्वेश्चन ने क्या होता है, लीगल लैंग्वेज, थोड़ा सा लॉ की भाषा में समझाया। लॉ की भाषा में क्या समझाया, भाई आपको वॉल्यूशन ऑफ राइट्स है, ओके, यू शुड प्रोसीड टू सुप्रीम कोर्ट। अब भाई हमें तो समझ नहीं आएगी, तो लीगल भाषा होती है। लीगल भाषा ऐसी होती है कि आपको संविधान, अगर फंडामेंटल राइट वॉलेट हुआ तो आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। तो ऐसे इस तरीके से बात की है। सो इट इज अ वेरी लॉन्ग एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट। पूरा संविधान क्या है, लॉन्ग एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है। इट नीड टू बी अमेंडेड क्वाइट रेगुलरली टू कीप इट अपडेटेड। अब क्या हुआ, आज तो चलो फंडामेंटल राइट का एग्जांपल मैंने बता दिया, कल को कोई ऐसी समस्या समझ में आ गई जो संविधान में नहीं है पर प्रॉब्लम है, और कोर्ट भी कह रहा है कि हाँ प्रॉब्लम है, पुलिस भी कह रही है हाँ प्रॉब्लम है, पार्लियामेंट भी कह रहा है हाँ प्रॉब्लम तो है, तो इसके लिए क्या होगा, कोई लॉ बनाइए, कुछ चेंज लाइए, फिर संविधान में लिख दीजिए कि आगे भविष्य में ये हर बार मुनीम होता है ना। जैसे आपने देखा होगा कि एक आईएएस खड़े हैं, उनके पीछे एक बंदा खड़ा है डायरी लेके, हाँ ये प्रॉब्लम है, हाँ लिखो, नोट डाउन। तो क्या होगा, अगली बार आपकी लिस्ट में याद रहेगी कि ये प्रॉब्लम आई थी, फिर अगली बार कोई रूट करने जाएंगे, फिर वहां पे ड्यूटी करने जाएंगे, कोई और नई प्रॉब्लम आई, तो हर बार उसको अपडेट होना बहुत जरूरी है। जैसे और देशों का संविधान है, वैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने भी बहुत सारे संविधानों की तरह ही अपना बहुत कुछ बनाया, जैसे कि फॉर चूजिंग पर्सन टू गवर्न द कंट्री। जैसे संविधान में लिखा है सभी देशों में कि यहां पर कुछ लोग होंगे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जो देश चलाएंगे, हमारे भी यहां पे भी है। यह भी बताया है किसके पास कितनी पावर रहेगी, कौन फैसले ले सकता है। भाई अपोजिशन पार्टी की भी एक पावर होती है, बहस करने की, विरोध करने की, डिबेट करने की। रूलिंग पार्टी के पास भी पावर होती है, जैसे मोदी जी की गवर्नमेंट के पास एक पावर है कि सारे कानून हम बना रहे हैं, तो राहुल गांधी और कांग्रेस टीम के पास भी पावर है कि हम अपोज करते हैं, विरोध करते हैं। बात बात पे देखा होगा डिबेट होती है। पुट लिमिट टू व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू, प्रोवाइडिंग सम राइट्स टू द सिटीजन दैट कैन नॉट बी वॉलेटेड। और यह भी संविधान में बताया हुआ है, और देशों में भी लिखा हुआ है, हमारे में भी लिखा हुआ है। और हमें लिखा है कि कोई भी सरकार जो देश में उस समय बनेगी, जिसकी सरकार चल रही होगी, वो देश के कुछ लोगों नहीं सॉरी देश के लोगों के कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जिनको छीन नहीं सकती। सरकार बनी, सरकार बनते के साथ बोला अब आप बोल नहीं सकते, अब आप वोट नहीं दे सकते। इससे क्या होगा, आजीवन सरकार रह सकती है। वो सरकार अपनी डोमिनेंस ही दिखा रही है, जिससे कि लोग वोट नहीं कर पाएंगे, कभी उनकी सरकार नहीं, फिर दूसरी कोई आ नहीं पाएगी। तो ये आप नहीं कर सकते, आप बोल नहीं सकते, आप हमारे खिलाफ विरोध नहीं कर सकते, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे कुछ राइट्स हैं जो पूरे देशों में, संविधान में, सब जगह हैं, ताकि लोगों को ना आजादी सी फील रहे। ये यहां पर भी है, ठीक है। तो हम लोग बहुत लंबे चैप्टर्स को करके आ गए हैं। आई थिंक हम लोगों ने कहां से शुरुआत की थी, हम तो काफी लंबा चल के आ गए हैं। गाइडिंग वैल्यूज, हाँ, तो हमारे रीजन फॉर एक्सेप्टेंस, ये मैं अब आपको बहुत लंबा हो जाएगा।
तो मैं एक ब्रीफ सा कर लेता हूं। ब्रीफ क्या बच्चों, आपको देखा कि हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, मैं बहुत छोटे छोटे से लिख दूंगा है ना, ताकि एक याद रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशन हमने जो बनाया, उस कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप जाएंगे तो हमने अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से सीखा था कि हमारे को क्यों कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन क्या था? सेट ऑफ रिटर्न रूल्स था, राइट। सेट ऑफ रिटर्न रूल्स है, बिल्कुल सही बात है, सेट ऑफ रिटर्न रूल्स है। क्यों था? आपको पता है कि वो गारंटी मिली कि भाई फेयर नहीं रहना चाहिए, इंटरेस्ट का वो सब नहीं होना चाहिए। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो आप देखेंगे 1928 में मोतीलाल नेहरू ने इस पर क्या किया था? सबसे पहले ड्राफ्ट का काम शुरू किया। 1931 में कराची में उस पर डिस्कशन किया गया, और इस समय में क्या इंक्लूड किया गया? क्या इंक्लूड था बच्चों इसमें? वोटिंग राइट्स, इक्वेलिटी और राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज की बात की। ये शुरू से ही उनको इंक्लूड किया गया। अब क्यों हमारे लिए संविधान बनाना आसान हो रहा था? Why were we able to make constitution? वो मैंने आपको बताया कि भाई हमने ब्रिटिश पॉलिसीज में जो हमने संविधान में काम उसमें असेंबली में काम किया वो था। हमने काफी समय से लॉन्ग डिबेट्स एंड डिस्कशन हमने किए हैं, तो है ना, वो चीजें आप याद रखना, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को हम जो है लॉन्ग डिबेट्स और उसके साथ जो है क्या कर लेते हैं, इसको पूरी तरीके से ड्राफ्ट बना के इसको कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो क्या हो जाता है, रेडी। और उसे इफेक्ट लागू कब से किया गया था? 26 जनवरी 1950 से हमने बना के एक्सेप्ट कर लिया, हमने उसके बाद इफेक्ट कर दिया, लागू किया पूरे देश के लिए 26 जनवरी 1950 को। ये जो बनाया था, किसने बनाया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था। किसने बनाया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था। इस असेंबली में 299 मेंबर्स थे, 299 मेंबर्स थे। और इस कमिटी में जिसने ड्राफ्ट किया था, जो इसकी ड्राफ्टिंग कमिटी थी, उसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है। 114 डेज 3 इयर्स में ये मीटिंग होती है। 12 वॉल्यूम्स, बल्कि क्या, अब तो मोटे तो हैं ही वो, ठीक है। 12 वॉल्यूम्स में ये जो है क्या किया गया? प्रिंट किया गया, ठीक है। तो संविधान हमारा हो गया। पाकिस्तान अलग हो गया था, तो मैं इंडिया की बात करूंगा, पाकिस्तान की इधर मैं बात नहीं कर रहा। वो संविधान लागू हो गया। उसके बाद क्वेश्चन ये उठा था कि हम क्यों ऐसे एक्सेप्ट कर रहे हैं इवन आफ्टर इतने सालों के बाद। तो देखिए, इसमें किसी के भी पर्सनल व्यूज नहीं थे। यहां पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने बनाया था, ये नहीं थे, ये था, ठीक है। इसके बाद आपका क्या है, यहां पर जो लोगों का, जो आप देखेंगे कि जैसे किसी के लिए भी ओपन रखा गया, ओपन टू ऑल था, डिबेट डिस्कशन हुए थे, ओपन टू ऑल था, है ना। यहां पर वेरियस कास्ट सोशल ग्रुप्स इन्वॉल्व थे, लॉन्ग ईयर ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन था, वो सब आप लिख सकते हैं। 5 पॉइंट आप लिख सकते हैं, 5 वो हो गया, एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब उसके बाद हमने देखा कि भाई इसका जो एक अहम रोल है, जो इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट निकल के आया था, वो था प्रियम्बल। आपने देखा कि प्रियम्बल के बारे में बताया कि ये सोल है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये इसमें बेसिक वैल्यूज है, इसमें क्या है, बेसिक वैल्यूज है। ये स्टार्ट होता है बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन, शॉर्ट स्टेटमेंट है ना, शॉर्ट स्टेटमेंट है। ऐसे मैंने आपको 5 पॉइंट बताए हैं लिखने के लिए। प्रियम्बल के मैंने आपको बताया कहां से लिया गया है, तो टेकन फ्रॉम यूएसए। तो ऐसे हमारा प्रियम्बल भी शुरुआत होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो हमारे संविधान में महात्मा गांधी के विचार मैंने आपको बता दिए, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर के विचार मैंने बता दिए। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन जब आप देख रहे हैं तो उसमें आपको मिला क्या, वी द पीपल ऑफ, ये मिला आपको, राइट। आपको सोशलिस्ट मिला, आपको सेक्युलर मिला, आपको सोवरन मिला, आपको डेमोक्रेटिक मिला, आपको रिपब्लिक मिला, आपको फ्रेटर्निटी मिला, आपको इक्वालिटी मिली, आपको जस्टिस मिला, आपको लिबर्टी मिली। ये सब बातें मैंने समझा दी हैं आपको, अभी के अभी समझा के आए। इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स के बारे में बता दी, ये सब बता के आया हूं कि भाई सोशलिस्ट में क्या होगा, सोसाइटी में जब प्रॉपर्टी कमाए तो सोसाइटी में राइट्स इक्वल बंटने चाहिए। सेक्युलर, कोई भी यहाँ पे ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, हमारे यहाँ पर जो भी रिप्रेजेंटेटिव वो हमने चुने, कोई बाहर का बंदा उस पर अधिकार नहीं देता है।
सोवरेन बताया हमारे धर्म के, हमारे जो लोगों की चल रही है, लोगों की सुप्रीम पावर है। डेमोक्रेटिक मतलब जो वहां पे रिप्रेजेंटेटिव है, जो टाइप ऑफ गवर्नमेंट बनी है उसमें हमने रोल निभाया है। रिपब्लिक मतलब जनता की चल रही है, यहाँ पर कोई मोनार्की फॉर्म नहीं है, कोई हेरिडिटी फॉर्म नहीं है। फ्रैंकली मतलब सोशली हार्मनी से हम रहते आ रहे हैं। इक्वालिटी सब लोग इक्वल है। जस्टिस सब न्याय है, किसी पर भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन आप नहीं लगा सकते हैं। और वही लिबर्टी मतलब रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते हैं। तो ये सब मैंने आपको बता दिया। बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। जो हमने क्वेश्चन लेक्चर में किए वो तो किए, साथ में और सुनिए 5 फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 5 फीचर्स अब आप बता देंगे। मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन के 5 फीचर्स, वो पॉइंट जो लगाए थे याद कीजिएगा, अभी सब बता के आया हूं, आपको बताना है ये सब, है ना। खुद सोचिए जरा आप, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज द रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। नहीं थी, 299 मेंबर्स आए थे, है ना। पूरा प्रोसेस बताएंगे कि भाई ऐसे अगर पूरा, अगर आप अच्छा 5 पॉइंट भी लिख सकते हैं कि भाई 299 मेंबर्स थे, फिर डिवाइड होता है, फिर उसके बाद आप देखिए इंडिया अलग, पाकिस्तान अलग, एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनती है, चेयरमैन थे उसके भीमराव अम्बेडकर, 114 डेज चलता है, 3 इयर्स की मीटिंग होती है, 12 बल्कि वॉल्यूम्स में। ये पूरा बता सकते हैं कैसे वो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी पूरी बनी थी। तमाम तरह कास्ट के पीपल थे उसमें, सोशल ग्राफ्स थी, सब वुमेन, मैन वुमेन सब इंक्लूड थे। व्हाई शुड वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मोर देन 60 इयर्स अगो, अभी बताया क्यों कर रहे हैं भाई। किसी ने भी अपने वैल्यूज नहीं डाली हैं, किसी ने अपने व्यूज नहीं डाले, ओपन टू ऑल था, लॉन्ग ईयर ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन हुआ है ना। तो वो सब हम मीटिंग बता सकते हैं। 5 मेजर फैक्टर्स विच कंट्रीब्यूट टू द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से 5 ऐसे फैक्टर थे भाई। याद कीजिए कि हम ब्रिटिश पॉलिसी से, ब्रिटिश प्रोविंशियल असेंबलीज में हम इलेक्शन लेके वो जीते थे। कॉलोनीज में अंदर जो ऑफिस में हमने इंस्टीट्यूशन में काम किया, मुझसे सीख कर आए थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमने सीखा था, सोशलिज्म इन रशिया से हमने सीखा था। वो सब पॉइंट आप बताएंगे। व्हाट इज मीन्ड बाय अपार्थाइड एंड हाउ डिड द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका स्ट्रगल अगेंस्ट इट। अपार्थाइड मतलब वही ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ सेग्रीगेशन, ब्लैक कलर। हाउ डिड द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका अगेंस्ट अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का रोल बता दीजिए, उसके बाद नेशनल मंडेला को ला लीजिए, हो जाएगा। इंडिया से सोवरेन सोशलिस्ट एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जस्टिफाई, बिल्कुल है। सोवरेन का मीनिंग लिखिए, सोशलिस्ट का मीनिंग लिखिए, सेकुलर का मीनिंग लिखिए, डेमोक्रेटिक का मीनिंग लिखिए, रिपब्लिक का मीनिंग लिखिए, सबकी एक एक लाइन लिखेंगे। 5 पॉइंट हो गए, 5 नंबर का क्वेश्चन जो है वो बन जाता है। सो कहानी खत्म है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो प्लीज बताइएगा जरूर कैसा लगा ये चैप्टर। आई होप आप लोगों को पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने एंजॉय कीजिए अपने सेशन को। तब तक के लिए बाय बच्चों।